सुपर जीन 2 विकास। अध्याय 121 सफेद धुंध में लड़की। यह क्या है? थम्बेलिना। लिन शेन ने 2 अंडों से निकली वस्तुओं को देखा और वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। मानव रूप में बेस वेरिएंट प्राणी लिन शेन के लिए अपरिचित नहीं थे। सुपरसोनिक गनमैन जिसे उसने पहले जीता था वह भी मानव आकार का बेस वेरिएंट प्राणी था। लेकिन बेस वेरिएंट प्राणियों में बेस वेरिएंट प्राणियों की शक्ल होनी चाहिए, और अंडे से निकले इन दोनों के चेहरे पीले और कोमल थे जैसे छिलके वाले अंडे। उनके बाल काले और चमकदार थे, पैंटीन शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी ज्यादा चिकने, बिल्कुल भी वह बर्फीली कठोरता नहीं जिसकी कोई बेस वेरिएंट प्राणी से उम्मीद करता है। 2 अंडों से जो निकला था वह 2 छोटे जीव थे जो हथेली के आकार के भी नहीं थे। नक्काशीदार जेड की तरह नाजुक चेहरे वाले, सफेद दुल्हन के गाउन पहने हुए, सिर पर घूंघट और घूंघट से सजे हुए। एक ने पतली गर्दन वाला चीनी मिट्टी का फूलदान और दूसरे ने लौकी के आकार का चीनी मिट्टी का फूलदान पकड़ा हुआ था। वे 2 सुंदर मूर्तियों की तरह थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से मांस और रक्त से बने थे और उनकी आंखों में जीवन अविश्वसनीय रूप से जीवन था, बिल्कुल भी ठंडे बेजान बेस वेरिएंट जीवों की तरह नहीं, बल्कि जीवित सांस लेने वाले इंसानों की तरह। जबकि लिन शेन अभी भी अपने आश्चर्य में डूबा हुआ था, कुछ और भी आश्चर्यजनक हुआ। सफ़ेद दस्ताने पहने उनके हाथों की हल्की लहर के साथ जमीन पर टूटे हुए अंडे के छिलके उनकी ओर उड़े और बीच हवा में वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, सीधे छोटी आकृतियों के मुंह में उड़ गए। लिन शेन ने तुरंत प्रतिक्रिया की, उड़ते हुए अंडे के छिलकों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंडे के छिलके, जैसे कि वे संवेदनशील हों, लिन शेन की हथेली से बचकर उन छोटी छोटी आकृतियों के मुंह में चले गए। जैसे ही अंडे के छिलके निगले गए, कुछ और भी अकल्पनीय हुआ। अंडे के छिलके खाने के बाद वे छोटे छोटे प्राणी जो केवल एक हथेली के आकार के थे, तेजी से बढ़ने लगे। हाँ, बढ़ना नहीं, बल्कि आनुपातिक वृद्धि थी, यहाँ तक कि उनके हाथों पर पहने कपड़े और उनके द्वारा पकड़े गए चीनी मिट्टी के बर्तन भी उसी अनुपात में बढ़े। पलक झपकते ही हथेली के आकार की 2 छोटी छोटी आकृतियां सफ़ेद दुल्हन जैसी पोशाक पहने 2 छोटी लड़कियों में बदल गईं और वे बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। उनकी सुंदरता का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वह थी उनकी त्वचा, जो वास्तव में सफ़ेद और कोमल थी। लिन शेन के दिमाग में अनायास ही एक शब्द आया जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, दूधिया त्वचा वाली लड़कियां। लिन शेन को लगा कि वे वास्तव में उनके लिए गढ़े गए एक नए शब्द की हकदार हैं। हर सुंदरी का अपना आकर्षण था, लेकिन उनकी त्वचा शायद किसी और की तुलना में सबसे कोमल और पीली थी। दोनों ने जो सफ़ेद कपड़े पहने थे वे थोड़े अलग थे और कोई भी उन्हें कपड़ों पर बने डिज़ाइन से अलग पहचान सकता था। हालांकि एक और भी स्पष्ट विशेषता थी। बाईं ओर की लड़की के माथे पर लाल से निबार तिल जैसा निशान था और दाईं ओर की लड़की के माथे पर दिल के आकार का निशान था। वे पहले अंडों पर मौजूद निशानों के समान थे। अपने सामने 2 खूबसूरत लड़कियों को देखते हुए, चीनी मिट्टी के बर्तन पकड़े हुए मानो वे दुल्हन हो, लिन शेन का मन एक डीवीडी पर चला गया जिसे उसने एक बार देखा था जब उसका चौथा भाई उसे कुछ ऐसा ही देखने के लिए ले गया था। लिन शेन को याद आया कि डीवीडी पर टीवी शो का नाम जर्नी टू द वेस्ट था। इसमें सन वुकोंग और उसके 3 शिष्यों की कहानी बताई गई थी जो शास्त्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए पश्चिमी स्वर्ग जा रहे थे, रास्ते में राक्षसों से लड़ रहे थे। एक एपिसोड में उनका सामना 2 राक्षसों से हुआ, एक का नाम किंग गोल्ड हॉर्न और दूसरे का नाम किंग सिल्वर हॉर्न था। उनमें से प्रत्येक के पास एक जादुई वस्तु थी जो 2 लड़कियों के पास थी, एक शुद्ध करने वाला फूलदान और दूसरी बैंगनी सोने की लौकी। बेशक केवल शैलियां समान थीं, क्योंकि दोनों लड़कियों के पास जो वस्तुएं थीं वे चीनी मिट्टी की थीं, एक अलग सामग्री। लेकिन उन्हें इनमें से 2 चीजें पकड़े हुए देखना और अपने शरीर पर मृत पाउडर के बारे में सोचना जो रस्सी जैसा दिखता था, उसे ऐसा क्यों लगा कि यह उस पौराणिक नाटक के किसी एपिसोड से मेल खाता है। तुम दोनों। लिन शेन ने दोनों लड़कियों को देखा, एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहे। उसे ये भी नहीं पता था कि इन दोनों लड़कियों को कैसे संबोधित किया जाए। अगर आप उन्हें बेस वेरिएंट क्रिएचर कहते तो क्या कोई उनकी कोमल और कोमल उपस्थिति पर विश्वास करता? अगर आपने कहा कि वे बेस वेरिएंट जीव नहीं थे, तो फेई ज़ाई के साथ जो हुआ उसे देखकर लिन शेन को पता था कि दिखावे से धोखा हो सकता है, और इसके अलावा उसने उन्हें अपनी आंखों से अंडों से बाहर आते देखा था। लेकिन फिर अंडे के छिलके उन्होंने खा लिए थे, इसलिए अब उन्हें वश में करने के लिए अंडे के छिलकों का उपयोग करना असंभव लग रहा था। इसके अलावा फेई ज़ाई के अनुभव के साथ लिन शेन को लगा कि भले ही वह अंडे के छिलके पकड़ भी लें, लेकिन उन्हें वश में करना शायद मुश्किल होगा। और उसे ये भी नहीं पता था कि उनके पास कोई पालतू चाबियां हैं या नहीं। लिन शेन इतने लंबे समय से फेई ज़ाई के साथ था, सभी तरह की योजनाओं, धमकियों और प्रलोभनों का उपयोग करते हुए, फिर भी फेई ज़ाई ने कभी चाबी नहीं सौंपी। शायद कोई चाबी ही नहीं थी, क्योंकि वे मांस और खून से बने थे, वे चाबी कहाँ छिपा सकते थे। गुलाबी होठों और सफ़ेद दांतों वाली, सफ़ेद रंग की पतली पोशाक पहने, इतनी नाजुक त्वचा की चुटकी काटने पर पानी टपकने लगे, उनकी साफ और अलग अलग खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए, लिन शेन ने अपना गला साफ किया और कहा, महिलाओं, क्या आप पहले चाबी दे सकती हैं?
आप जानती हैं कि जीवन आसान नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल है। अगर आप मुझे अभी चाबी दे देंगी तो मैं भविष्य में आपका ख्याल रखूंगा। चाहे ये कितना भी कठिन, थकाऊ या मुश्किल क्यों ना हो, मैं गारंटी देता हूं कि आपको जो भी खाना या पीना है वह मिलेगा। मेरे साथ रहो और तुम बिना किसी संदेह के उच्च जीवन जियोगी। बोलते समय लिनशेन ने दोनों लड़कियों के हाव भाव देखे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे वास्तव में क्या सोच रही थीं। लिनशेन की बातें सुनने के बाद दोनों लड़कियां भावशून्य होकर एक दूसरे को देखने लगी। एक हाथ में चीनी मिट्टी का फूलदान था, दूसरा हाथ दोनों अपने माथे की ओर बढ़ा रहे थे। लिनशेन की निगाहों के नीचे दोनों लड़कियों ने अपने माथे पर लाल निशानों से एक छोटी लाल चाबी निकाली। ठीक है, यही है, अब से तुम मेरा अनुसरण करोगी, मैं तुम्हें राजकुमारी जैसा व्यवहार करने का आश्वासन देता हूँ, लिनशेन ने कहा, अंदर से खुश लेकिन अपने चेहरे पर एक सख्त भाव रखते हुए। वह चला गया और धीरे से उनके हाथों से चाबियां ले लीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या सुंदर पालतू जीव बच्चे पैदा कर सकते हैं। चाबी हाथ में होने के साथ लिनशेन को राहत की एक बड़ी भावना महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने बैकपैक पर नजर डाली। क्या ये चाबी नहीं है? वह कमीना फेइज़ाई हमेशा इसे सौंपने से इनकार करता है, जबकि मैं उसे एक बेटे की तरह पाल रहा हूँ। जैसे जैसे वह बड़ा होता जा रहा है, हर गंदगी और पेशाब से निपट रहा हूँ, बस तुम इंतजार करो। फेइज़ाई, जो बैकपैक के अंदर सो रहा था, अचानक कांप उठा, पलट गया और सोता रहा। चलो थोड़ा आराम करते हैं, सुंदर महिलाएं, लिनशेन ने कहा, क्योंकि उसने चाबियों का उपयोग करके उन्हें वापस उनके पालतू कैप्सूल की स्थिति में बदल दिया। लिनशेन की आंखें खुली हुई थीं, बिना पलक झपकाए घूर रही थीं, देखना चाहती थीं कि कैसे दो जीवित और सांस लेती खूबसूरत लड़कियां पेट कैप्सूल में बदल जाती हैं। लिनशेन की निगरानी में शादी के कपड़े जैसी कोई चीज़, दो लड़कियों के सफ़ेद गाउन हिलने लगे, उनके शरीर को ढंकने लगे और घूमने लगे। सफ़ेद गाउन ने उन्हें कोकून की तरह लपेट लिया, घूमते हुए और छोटे होते हुए, जब तक कि वे दो नाजुक कोकून के आकार के पेट कैप्सूल में बदल नहीं गए। लिनशेन के हाथों में गिर गए। ये दो पेट कैप्सूल सामान्य से स्पष्ट रूप से अलग थे, स्पर्श करने पर नर्म और लचीले, उसके हाथों में हल्के गर्म महसूस हो रहे थे, और वह एक हल्की सी खुशबू भी सूंघ सकता था। यकीन नहीं था कि यह लड़कियों के शरीर की खुशबू थी। पेट कैप्सूल प्राप्त करने के बाद लिनशेन ने तुरंत उनकी विशेषताओं की जांच की, और देखने पर उसके सिर पर तुरंत सवालिया निशान लग गए। अध्याय 122 अमरता शास्त्र। छोटी राजकुमारी एक सुपर बेस स्टील प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 11, गति 11, कठोरता 11, कठोरता 11, आधार उत्परिवर्तन दर 100%, जीवन गतिविधि की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा, सहज कौशल। छोटी राजकुमारी 2 सुपर बेस स्टील प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 11, गति 11, कठोरता 11, कठोरता 11, आधार उत्परिवर्तन दर 100%, जीवन गतिविधि की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा, सहज कौशल। सुपर बेस स्टील सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से अधिकतम, उनके पास 100% की प्रत्यक्ष आधार उत्परिवर्तन दर क्यों है? ये वास्तव में काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके जीवनकाल और जन्मजात कौशल सिर्फ प्रश्न चिन्ह क्यों हैं? क्या बकवास है? आपके मालिक के रूप में क्या आपके बारे में ऐसा कुछ और है जो मैं नहीं देख सकता या नहीं जान सकता? लिनशेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। जब उसने इन दो खूबसूरत लड़की पालतू जानवरों को देखा था तो उसे लगा कि शायद खजाने का डिब्बा वास्तव में प्राचीन क्षेत्र के राजा से संबंधित हो सकता है। अब उनके नाम देखकर लिनशेन को और भी संदेह हुआ कि इन दो खूबसूरत लड़की पालतू जानवरों का वास्तव में तियानशिन द्वारा बताई गई कहानी में दो राजकुमारियों से कुछ संबंध हो सकता है। आखिरकार उनके नाम सचमुच छोटी राजकुमारियां हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह असंभव है, प्राचीन क्षेत्र के राजा के वंशज बेस वेरिएंट प्राणी कैसे बन सकते हैं? ये स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक नहीं है। दूसरी ओर लिनशेन ने हाल ही में कई अवैज्ञानिक चीजें देखी थीं। क्या होगा अगर? एक विचार के साथ लिनशेन ने उन्हें वापस उनके सुंदर लड़की पालतू रूप में बदल दिया। जिसके माथे पर लाल दिल है वह राजकुमारी 1 है, और जिस पर लाल बिंदु है वह राजकुमारी 2 है। वह उन्हें केवल उनके कपड़ों और निशानों से पहचान सकता था। क्या आप शायद प्राचीन क्षेत्र के राजा के वंशज हैं? लिनशेन ने दोनों राजकुमारियों से पूछा। दोनों छोटी राजकुमारियों के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं दिखा। वे स्पष्ट काली और सफ़ेद आंखों से उसे देख रही थीं, मानो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। लिनशेन ने कुछ और सवाल पूछे और उसने पाया कि हालांकि दोनों छोटी राजकुमारियां इंसानों से लगभग अलग नहीं दिख रही थीं, लेकिन वे मानवीय भाषा को नहीं समझ पा रही थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपर बेस पालतू जानवरों के साथ संवाद करना इतना मुश्किल है? लिनशेन कुछ हद तक परेशान था। फैटी के साथ संवाद करना हमेशा मुश्किल होता था, ऐसा अभिनय करना जैसे कि उसे जो कुछ भी कहा जा रहा था वह समझ में नहीं आ रहा था, बस उसके खिलाफ रगड़ता और प्यारा अभिनय करता। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये दो खूबसूरत लड़की पालतू जानवर एक जैसे होंगे। इसे भूल जाओ, मैं उन्हें बाद में धीरे धीरे प्रशिक्षित करूंगा।
जितना अधिक लिन शेन ने इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि इस मामले में कुछ जटिल है। खजाने की पेटी से 2 अंडे 2 मांस और खून की छोटी राजकुमारियों में बदल गए थे, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती थीं। खजाने की पेटी के अंदर के ग्रंथों के बारे में सोचते हुए लिन शेन जितना अधिक सोचता, यह उतना ही अधिक भयानक रूप से जटिल लगता। पहले उसे विश्वास नहीं था कि 2 आदिम अंडे छीन लेने से पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। सबसे खराब स्थिति में वह बस जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर का अमृत और अमर न्यायालय पर कदम रखना का अभ्यास नहीं करेगा। इस तरह भले ही किसी को कोई शिकायत हो, वे उन विकास तकनीकों के माध्यम से उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। जहां तक 2 पालतू जानवरों की बात है, अगर कोई समस्या थी तो सबसे खराब स्थिति में वह उन्हें सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वह निर्दयी था तो वह उन्हें सीधे नष्ट भी कर सकता था। अब इसके बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि यह बिल्कुल सही नहीं था। समस्या की जड़ शायद जीवन के लालच और मृत्यु के भय का अमृत या अमर न्यायालय पर कदम में नहीं है, बल्कि इन 2 खूबसूरत पालतू लड़कियों में है। वे हर चीज़ की कुंजी थीं। वह पहले इसे गलत तरीके से देख रहा था। लिन शेन ने अपना मन बना लिया था कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, उसे बाहरी लोगों को इन 2 खूबसूरत पालतू लड़कियों को नहीं दिखाना चाहिए। हमारे बीच संचार और बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए मुझे आपको नाम देने चाहिए। अब से आपको जियाओए कहा जाएगा, लिन शेन ने राजकुमारी नंबर 1 की ओर इशारा करते हुए कहा, और फिर राजकुमारी नंबर 2 की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, और आपको जियाना कहा जाएगा। दोनों राजकुमारियों ने अभी भी लिन शेन को उसी उत्सुक भाव से देखा, जैसे कि वे समझ नहीं पाईं कि लिन शेन का क्या मतलब था। वे दोनों मूर्ख नहीं हैं, है ना? लिन शेन कुछ हद तक शब्दों के अभाव में थे। फिर भी लिन शेन ने उनके लिए इन नामों पर फैसला किया। उन्होंने जियाओए और जियाना को इकट्ठा किया और जल्दी से जगह छोड़ दी। वह नहीं चाहता था कि कोई देखे कि वह यहाँ था। अगर भविष्य में यहाँ कुछ भी हुआ तो उसका उससे कोई संबंध नहीं होगा। एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि वह यहाँ था, वह बाई शेनफेई थी। बाई शेनफेई एक सभ्य व्यक्ति है। आखिरकार मैंने उसकी जान बचाई और उसे दवा खिलाई। यह एक एहसान के रूप में गिना जाता है ना? वह मेरे बारे में खबर नहीं फैलाएगी, लिन शेन ने मन ही मन सोचा। उसे पता नहीं था, ये सिर्फ एहसान करने जितना आसान नहीं था। बाहर आने के बाद उसे म्यूटेंट आयरन रोस्टर का कोई निशान नहीं दिखा। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया था। जबकि समय अभी भी उसके पक्ष में था, लिन शेन ने अपने बेस म्यूटेशन रेट को तेजी से बढ़ाने के लिए और अधिक म्यूटेंट जीवों की तलाश करने का फैसला किया। उसका बेस म्यूटेशन रेट पहले ही 45% तक पहुंच चुका था और वह 100% से बहुत दूर नहीं था। बेशक 100% तक पहुंचना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। वास्तव में सिर्फ 1% बेस म्यूटेशन रेट के साथ भी आप बेस म्यूटेशन एग के साथ अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। शायद आप सफल हो जाएं। 80% से ज़्यादा बेस म्यूटेशन रेट के साथ अलॉय तक पहुंचने की संभावना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। बहुत से लोग 100% तक इंतज़ार किए बिना अलॉय तक पहुंच गए थे, लेकिन लिन शेन की ऐसा करने की कोई योजना नहीं थी। वह तब तक इंतज़ार करना चाहता था जब तक कि उसका बेस म्यूटेशन रेट 100% तक न पहुंच जाए, फिर अलॉय में अपग्रेड हो जाए। उसके तीसरे और चौथे भाई ने पहले भी यह कहा था। हालांकि अल्पावधि में कम बेस म्यूटेशन दर के साथ आगे बढ़ने में बहुत अंतर नहीं दिखता था, लेकिन बाद में यह मायने रखेगा। वास्तव में क्या अंतर होगा, इस बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया, क्योंकि उस समय लिन शेन के पास बेस म्यूटेशन भी नहीं था, इसलिए इन मामलों पर चर्चा करना समय से पहले था। अब लिन शेन को एहसास हुआ कि उसके तीसरे और चौथे भाई वास्तव में उसके भविष्य की योजना बना रहे थे। किसी कारण से उन्हें उसके लिए उपयुक्त बेस म्यूटेशन अंडा कभी नहीं मिला। लिन शेन को नहीं पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति अच्छी है या बुरी। उसने अपने बेस म्यूटेशन के लिए वेई वुफू द्वारा प्रदान किए गए प्राइमल एग का उपयोग किया था और एवोल्यूशन थ्योरी के गलत संस्करण का अभ्यास किया था, लेकिन उसे इसके बारे में काफ़ी अच्छा लगा। युद्ध के कपड़े और कवच पहनकर बिग रेड बुल की सवारी करते हुए उसने अपनी शिकार यात्रा जारी रखी। हालांकि जब उसका सामना अल्ट्राबन जनजाति या उत्परिवर्ती प्राणियों के कुछ सदस्यों से हुआ तो उसे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पालतू जानवरों ने उन्हें सहजता से संभाला। कुछ और करने के लिए न होने पर लिन शेन ने अमर न्यायालय पर कदम रखना और जीवन का लालच और मृत्यु का भय अमृत निकाला और उनका अध्ययन करना शुरू किया। लिन शेन एलियन दुनिया से विकास तकनीकें खोजना चाहता था ताकि देख सके कि वह उनका अभ्यास कर सकता है या नहीं। अब जबकि उसके पास 2 एलियन प्रजाति के विकास कौशल थे और संभवतः बहुत ही शीर्ष स्तरीय, तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें आजमाना चाहता था। एक निश्चित संभावना थी कि ये 2 विकास विधियां प्राचीन क्षेत्र के राजा द्वारा छोड़ी गई थीं और वेई वुफू द्वारा अभ्यास किए गए विकास कौशल से भी अधिक दुर्जय हो सकती हैं। कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने सबसे पहले अमर न्यायालय पर कदम रखना को अलग रखा और जीवन का लालच और मृत्यु का भय अमृत को शब्द दर शब्द पढ़ने के लिए उठाया।
नाम थोड़ा भद्दा था, बहुत आकर्षक नहीं था, लेकिन फिर लिन शेन ने इस पर विचार किया। शायद जीवन को संरक्षित करने की बात आने पर इस विकास तकनीक का एक अनूठा पहलू था। अन्यथा इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया? लिन शेन को लगा कि अपने जीवन के लिए जिम्मेदार होना कोई समस्या नहीं है। अगर वह इसका सफलतापूर्वक अभ्यास करने में कामयाब हो गया और इसका जीवन को बचाने पर असाधारण प्रभाव पड़ा, तो क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा? थोड़ी देर पढ़ने के बाद लिन शेन की भौहें और भी ज्यादा कस गईं। उसने आगे की किताबें पलटी, उसका चेहरा और भी अजीब होता गया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मजाक नहीं है? इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है? लिन शेन पढ़ते पढ़ते और भी ज्यादा अविश्वसनीय हो गया। उसने सोचा कि इस चीज का अभ्यास इंसानों द्वारा नहीं किया जा सकता। इस चीज का अभ्यास करने के लिए पहला कदम वास्तव में सांस रोके रखना है, बिना सांस लिए अनिश्चित काल तक। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन के लिए लालच और मृत्यु के डर का अमृत बनाने वाली एलियन प्रजाति को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत नहीं है? लिन शेन ने सोचा, फिर लगा कि यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर निर्माता को सांस लेने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने सांस रोकने का कदम शामिल नहीं किया होता। अध्याय 123, अमर दरबार पर कदम। जीवन के लालच और मृत्यु के भय का अमृत के लिए व्यक्ति को अपनी सांस रोककर रखनी होती है, न केवल क्षण भर के लिए, बल्कि लगातार। पूरे अभ्यास सत्र के दौरान शुरू से अंत तक सांस रोककर रखनी होती है। यदि एक भी सांस ली जाती है, तो सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। लिन शेन ने बेस म्यूटेशन भाग पर संक्षिप्त रूप से नजर डाली। अभ्यास के पूरे सत्र को पूरा करने के लिए कम से कम 12 घंटे की आवश्यकता होती है। कौन एक बार में 12 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है? और यह केवल बेस म्यूटेशन स्तर के लिए है, बाद में आवश्यक अवधि और भी लंबी होगी। सामान्य लोग एक बार में अधिकतम कुछ मिनटों तक अपनी सांस रोक सकते हैं, और अद्वितीय प्रतिभा वाले असाधारण व्यक्ति कुछ दर्जन मिनट तक ऐसा कर सकते हैं। हालांकि यह केवल सुनी सुनाई बात है और प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते भी नहीं हैं। बेस म्यूटेशन से गुजरने के बाद व्यक्ति की सांस रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक सामान्य म्यूटेटर के लिए 20 मिनट या उससे ज़्यादा समय तक अपनी सांस रोकना बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ विशेष जन्मजात प्रतिभा वाले लोग कुछ घंटे या संभवतः उससे भी ज़्यादा समय तक ऐसा कर सकते हैं। ऐसे म्यूटेटर मुश्किल से जीवन के लालच और मृत्यु के भय के अमृत की सांस रोकने की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, लेकिन भले ही वे मानदंड को पूरा करते हों, इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसका अभ्यास करना चुनेंगे। क्योंकि जैसा कि अमरता शास्त्र में कहा गया है, पहला चरण पूरा करने पर व्यक्ति एक जन्मजात कौशल प्राप्त करेगा, मृत्यु का दिखावा करना। हर दिन कम से कम 12 घंटे तक अपनी सांस रोकने का अभ्यास करें, और आरोही स्तर की कठिन यात्रा के बाद आपको मृत्यु का दिखावा करने के जन्मजात कौशल से पुरस्कृत किया जाएगा। केवल कोई पागल व्यक्ति ही इस तरह के विकास कौशल का अभ्यास कर सकता है। जहां तक लिन शेन को पता था, 5 मूलभूत विकास कौशलों में से स्वर्गिक हृदय कौशल का अभ्यास आरोहण स्तर तक करने से कम मन की आंख नामक एक सहज कौशल प्राप्त होगा, जो किसी की अवधारणात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकता है, जागरूकता, प्रतिक्रिया समय और इसी तरह की अन्य चीज़ों को मजबूत कर सकता है। अन्य 4 बुनियादी विकास कौशल कमोबेश एक जैसे ही थे। हालांकि पूरा होने पर दिए गए सहज कौशल असाधारण रूप से शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन वे सभी व्यवहारिक थे। मृत होने का नाटक करने की क्षमता के अलावा मृत्यु का नाटक करना बहुत कम काम का है। क्या सामान्य म्यूटेटर को मृत होने का नाटक करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बेस वेरिएंट प्राणी के सामने मृत होने का नाटक करते हैं, तो वह आपकी लाश को खुशी खुशी खा जाएगा। औसत व्यक्ति के लिए वास्तव में मृत्यु का नाटक करने के सहज कौशल का कोई उपयोग नहीं है। केवल कुछ ही अनोखे व्यक्ति इसे उपयोगी पा सकते हैं। यह अभी भी मान लिया गया है कि कोई इसे विकसित करने में सक्षम है, लेकिन लिन शेन में अपनी सांस रोकने की प्रतिभा नहीं थी। वह निश्चित रूप से 12 घंटे तक इसे रोक नहीं सकता था, लेकिन यह एक कोशिश के काबिल हो सकता है। हालांकि मैं 12 घंटे तक अपनी सांस नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे पास विकास सिद्धांत है। कौन जानता है, शायद मैं इसे सहने के बाद अपना लूं। लिन शेन की दिलचस्पी इसके बजाय बढ़ गई। आम लोग निश्चित रूप से इस तरह के विकास कौशल से दूर रहेंगे। शायद कुछ लोग कहें कि यह विकास कौशल बहुत खास है और भविष्य में बहुत काम आ सकता है, लेकिन जब चुनाव करने की बात आती है, तो वे निश्चित रूप से इसे नहीं चुनेंगे। लिन शेन ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, उसे विकास कौशल काफ़ी दिलचस्प लगा। इसके अलावा अगर वह वास्तव में अपनी सांस रोकने के कौशल में महारत हासिल कर लेता, तो उसे अब पानी में गिरने का डर नहीं रहता। अगर वह फिर से पानी में गिरता, तो उसे बस अपनी सांस रोकनी होती। वह पानी के नीचे से भी बाहर निकल सकता था। उत्परिवर्ती जीवों की खोज करते समय लिन शेन ने जीवन के लालच और मृत्यु के डर का अमृत याद किया। एक बार जब उसने इसे याद कर लिया, तो उसने अमरता शास्त्र वाले कागज को जला दिया। यदि इस विकास कौशल के निर्माता के पूरे ब्रह्मांड में दुश्मन थे, तो लिन शेन नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उनके पास ये कौशल है।
ये ग्रह वास्तव में काफी बड़ा था। कई हजार मनुष्यों और अल्ट्राबन जनजाति के 30,000 सदस्यों को बेतरतीब ढंग से यहाँ टेलीपोर्ट किए जाने के बाद संयोग से मिलने की संभावना बहुत कम थी। लिनशेन लंबे समय तक भटकता रहा और अल्ट्राबन जनजाति के केवल कुछ मिश्र धातु स्तर के सदस्यों से मिला। वह फिर से किसी अन्य मानव म्यूटेटर से नहीं मिला। हालांकि कुछ उत्परिवर्ती जहरीले कीड़ों को मारने के बाद उसकी उत्परिवर्तन दर कुछ हद तक बढ़ गई थी, लगभग 50% तक पहुंच गई थी। अमरता का शास्त्र याद करके राख में बदल दिया गया था। यह असंभव था कि दुनिया में कोई भी यह जान सके कि उसके पास यह है। लिनशेन ने आराम करने की हिम्मत नहीं की और देखने के लिए सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखना निकाला। सेलेस्टियल कोर्ट पर कदम रखना और भी विचित्र था। इसमें केवल एक मानव आकृति की छवियां थीं, कोई पाठ नहीं, कोई मेरिडियन चार्ट या ऐसा कुछ नहीं था, केवल कुछ हरकतें। कुछ समय तक ध्यान से इसका अध्ययन करने के बाद लिनशेन ने महसूस किया कि हरकतें दौड़ना या चलना, छलांग लगाना या उड़ना दर्शाती हैं, अनिवार्य रूप से हरकत में शामिल सभी हरकतें। कोई पाठ नहीं, आंतरिक ऊर्जा के लिए कोई परिसंचरण दिनचर्या नहीं। कोई इसका अभ्यास कैसे कर सकता है? बस दर्शाए गए आंदोलनों का पालन करें। ये कैलिस्थेनिक्स करने से कैसे अलग है? इस तरह की हरकतें विकास कौशल की ओर ले जा सकती हैं। मजाक करना बंद करो। अगर ऐसा था तो अतीत में छात्र कैलिस्थेनिक्स करते थे और कोई भी इससे विकसित नहीं हुआ। लिनशेन को लगा कि ये दो विकास कौशल दूसरे की तुलना में अधिक बेतुके थे। वह नियमित विकास कौशल का अभ्यास भी नहीं कर सकता था। इन विचित्र कौशलों की तो बात ही छोड़िए, ऐसा लग रहा था कि वह उनमें महारत हासिल करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, मैं भी इसे आजमा सकता हूँ। लिनशेन बिग रेड बुल की पीठ से कूद गया और ये देखने के लिए कि यह कैसा रहा, पहले दिखाए गए मूवमेंट से शुरू किया। ये प्रयास बहुत सहज नहीं था। मूवमेंट सरल लग रहे थे, बस दौड़ना, कूदना, ऊपर उठना, छलांग लगाना, लेकिन वे उतने आसान नहीं थे जितना उसने सोचा था। लिनशेन के लिए उनकी शारीरिक लचीलेपन के कारण कुछ मूवमेंट काफ़ी चुनौतीपूर्ण थे। एक मूवमेंट थोड़ा मुश्किल था लेकिन संभव था। हालांकि जब मूवमेंट को अगले मूवमेंट से जोड़ा गया तो लिनशेन को लगा कि उनकी कमर टूट जाएगी और उनके पैर गांठों में बदल जाएंगे। उन्होंने केवल कुछ मूवमेंट का अभ्यास किया था लेकिन पहले ही कई बार गिर चुके थे। ये वास्तव में काफ़ी मज़ेदार है। लिनशेन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी, उन्हें ये दिलचस्प चुनौतियां पसंद आ रही थीं। कुछ समय अभ्यास करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मूवमेंट न केवल कठिन थे, वे सामान्य मानकों से परे थे, कुछ तो योग से भी अधिक कठिन थे। इसे और भी कठिन बनाने वाली बात यह थी कि इन सभी हरकतों को तेज दौड़ने, कूदने और घूमने के दौरान पूरा करना पड़ता था, जो कि चरम पर था। क्या ये वास्तव में एक विकास कौशल है? इसमें महारत हासिल करने के बाद किस तरह के प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं? लिनशेन की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। चूंकि वह अन्य विकास कौशल में महारत हासिल नहीं कर सकता था और विकास सिद्धांत को स्वचालित रूप से सक्रिय करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि बाहरी उत्तेजनाओं की आवश्यकता थी, इसलिए लिनशेन के पास अभ्यास करने के लिए और कुछ नहीं था। वह स्वर्गीय दरबार पर कदम रखना का अभ्यास कर सकता था। ये कुछ न करने से बेहतर था और कम से कम कुछ शारीरिक प्रशिक्षण तो दे सकता था। उसने अमरता शास्त्र का भी प्रयास किया, लेकिन वास्तव में वह अपनी सांस को इतने लंबे समय तक रोक नहीं सकता था, इसलिए अभी तक कोई प्रभाव नहीं था। जब तक लिनशेन ने करो या मरो का रवैया नहीं अपनाया, विकास सिद्धांत को स्वचालित रूप से चलने देने के लिए मृत्यु के जोखिम पर भी सांस लेने से इनकार कर दिया, अपने शरीर को मजबूत और उत्परिवर्तित करके लंबे समय तक अपनी सांस रोकने की क्षमता हासिल कर ली, अमरता शास्त्र अप्राप्य रहेगा। लिनशेन अपनी मौज मस्ती में मग्न थे। मोशेंकी और अन्य लोग लंबे समय से घास के ढलानों पर घूम रहे थे और अप्रत्याशित रूप से एक संरचना के पास पहुंच गए। वे सभी हैरान थे, इस जगह पर मानव निर्मित संरचनाएं कैसे हो सकती हैं। उन्होंने पास जाने की हिम्मत नहीं की और बस दूर से ही देखते रहे। इमारत ऐसी दिख रही थी जैसे इसे धातु से एक ही टुकड़े में ढाला गया हो, सतह पर एक भी सीम दिखाई नहीं दे रही थी। दूर से देखने पर यह बस एक काले लोहे के टॉवर जैसा लग रहा था। टॉवर कई 100 मीटर ऊंचा रहा होगा, जिसकी पूरी ऊंचाई पर एक भी खिड़की नहीं थी, सिवाय सबसे नीचे एक कसकर बंद गेट के। गेट के ऊपर एक तख्ती थी जिस पर 3 अक्षर उकेरे गए थे, रियल्म किंग टॉवर। मोशेंकी और अन्य लोगों ने काफी देर तक देखा और गेट के बगल की दीवार पर कई अक्षर उकेरे हुए पाए। करीब से जांच करने पर उन अक्षरों की सामग्री रियल्म किंग टॉवर से संबंधित थी। अध्याय 124 रियल्म किंग टॉवर। इसकी विषय वस्तु काफी सरल है। इसमें कहा गया है कि रियल्म किंग टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक पुरस्कार है। कोई भी म्यूटेटर जो शीर्ष मंजिल पर पहुंचता है वह उस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है। पुरस्कार क्या है या रियल्म किंग टॉवर के अंदर क्या खतरे हैं, इस बारे में एक शब्द भी नहीं बताया गया है। हालांकि मोशेंकी बहुत उत्सुक है और अंदर जाकर खुद देखना चाहता है, लेकिन वह अंततः इस प्रलोभन का विरोध करता है। उसकी मृत्यु कोई मायने नहीं रखती, लेकिन उसे रसद कर्मियों को जीवित वापस लाने की जरूरत है।
चूंकि वह इस तरफ एकमात्र मुख्य लड़ाकू है, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो उनकी जीवित रहने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी। अंत में मो शेंकी ने रियल्म किंग टॉवर में प्रवेश करने का विचार छोड़ दिया और अपनी टीम के साथ आसपास के बेस वेरिएंट जीवों की तलाश जारी रखी। मो शेंकी के हार मानने का मतलब यह नहीं है कि बाकी सभी हार मान लेंगे। जिस रियल्म किंग टॉवर से वे मिले वह अकेला नहीं है, अन्य टीमें भी रियल्म किंग टॉवर से मिली हैं। क्रिस्टल बेस लेवल वांग जियू ने भी एक रियल्म किंग टॉवर पाया। मो शेंकी के फैसले के विपरीत वांग जियू ने चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और रियल्म किंग टॉवर में प्रवेश किया। वांग जियू एक जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रवेश करने का उसका निर्णय उसके अपने तर्क पर आधारित था। अपने दृष्टिकोण से वह मानता है कि जो लोग रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस के माध्यम से रियल्म किंग प्लैनेट में आते हैं वे सभी म्यूटेटर हैं और एस्केंडर शायद अंदर नहीं आ सकते। यह अन्य मानव आधार वेरिएंट प्राणियों और अल्ट्राबन जनजाति के सदस्यों से देखा जा सकता है जिनका उसने इस दौरान सामना किया है। चूंकि वह इतने लंबे समय से एक भी एस्केंडर से नहीं मिला है, इसलिए उसने ऐसा निर्णय लेने की अनुमति दी। यदि रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस केवल म्यूटेटर को ही यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता है और ये देखते हुए कि रियल्म किंग ग्रह के ऊपर कोई आरोही प्राणी नहीं है, तो वांग जियू साहपूर्वक अनुमान लगा सकता है कि इस ग्रह पर सब कुछ म्यूटेटर के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें निश्चित रूप से उसके सामने रियल्म किंग टॉवर भी शामिल है। यदि यह म्यूटेटर के लिए डिज़ाइन किया गया है तो वांग जियू को किस बात का डर है? वह पहले से ही म्यूटेटर के शिखर पर पहुंच चुका है और उसके पास क्रिस्टल बेस लेवल की लड़ाकू शक्ति है। यदि वह अब ये चुनौती नहीं लेता है तो क्या उसे रियल्म किंग टॉवर को चुनौती देने और अंदर का पुरस्कार लेने के लिए दूसरों का इंतजार करना चाहिए? वह वास्तव में ये भी जानना चाहता है, एक व्यक्ति जिसने पूरे ग्रह को परीक्षण क्षेत्र में बदल दिया, वह अपने पीछे क्या पुरस्कार छोड़ जाएगा? ऐसे संसाधनों के साथ वह व्यक्ति संभवतः पुरस्कार के रूप में कचरा नहीं देगा, है ना? जिस क्षण वांग जियू ने दरवाजा खोला, उसके प्रसारण को देखने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ गई। आज तक इंसानों ने कुल 5 रियल्म किंग टावर्स का सामना किया है, लेकिन वांग जियू रियल्म किंग टावर में प्रवेश करने और चुनौती स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति है। जैसे ही वांग जियू रियल्म किंग टावर में कदम रखता है, हर कोई उसके साथ टावर के अंदरूनी हिस्से की भी जांच करता है। हालांकि रियल्म किंग टावर के भीतर घना अंधेरा है, वे कुछ भी नहीं देख सकते हैं। इसके बजाय गेट एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है, जिससे आंतरिक टावर पूरी तरह से अंधेरे और सन्नाटे में डूब जाता है। रियल्म किंग टावर की पहली मंजिल पर आपका स्वागत है। चुनौती शुरू होने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप चुनौती के दौरान आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो चुनौती को समाप्त करने के लिए रियल्म किंग के ट्रांसपोर्ट डिवाइस पर बटन दबाएं। उल्टी गिनती शुरू हो रही है। चुनौती शुरू होने में 10 सेकंड बाकी हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चुनौती शुरू होती है। अंधेरे में एक ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ सुनाई देती है, जो दर्शकों को बताती है कि लाइव प्रसारण बंद नहीं हुआ है। यह इतना अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर कोई आसमान पर काले धब्बे को घूरता है, मानो काफ़ी देर तक घूरने से वे अंधेरे में कुछ देख सकते हैं। दुर्भाग्य से वे निराश हो जाते हैं क्योंकि चुनौती शुरू होती है और वे अभी भी केवल कालापन ही देख पाते हैं। चुनौती शुरू होते ही दर्शकों को चीख सुनाई देती है, उनका दिल धड़क उठता है। उनमें से कई अपनी रात की दृष्टि की कमी और अंधेरे में क्या हो रहा है ये देखने में असमर्थता को कोसते हैं। चुनौती विफल रही। चुनौती देने वाला पहली मंजिल पार करने में विफल रहा है और परिणाम को रैंक नहीं किया जाएगा। कृपया अगली बार और अधिक प्रयास करें। इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। क्या हो रहा है? यह ऐसे ही खत्म हो गया। वास्तव में क्या हुआ? ये किस तरह की चुनौती है? ये सिर्फ एक चीख के साथ कैसे खत्म हो गया? क्रिस्टल बेस लेवल वांग जियू अपने पिछले प्रदर्शनों से निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं है। वह इस बार रियल्म किंग प्लैनेट में प्रवेश करने वाले म्यूटेटर्स में शीर्ष 5 में भी शुमार हो सकता है। यहाँ तक कि वह असफल होने से पहले सिर्फ एक पल ही टिक पाया। रियल्म किंग टॉवर की कठिनाई की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अटकलों का बाजार गर्म है। जल्द ही प्रसारण में दिखाया गया कि वांग जियू सामान्य हो गया है और वह रियल्म किंग टॉवर के बड़े दरवाजे के सामने अपने चेहरे पर एक बहुत ही अजीब भाव के साथ खड़ा दिखाई देता है। हालांकि उसे देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई चोट लगी है। यह अज्ञात है कि ऐसा क्या हुआ जिससे वांग जियू ने हार मान ली। ऐसा लगता है कि वांग जियू फिर से चुनौती देना चाहता है, लेकिन जब वह टॉवर के बड़े दरवाजे को फिर से धकेलने की कोशिश करता है तो वह हिलता नहीं है। हर कोई उत्सुक है कि वांग जियू ने किस तरह की चुनौती का सामना किया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी इसे नहीं देख सकता है। लिन शेन अमर न्यायालय पर कदम रखने और उत्परिवर्तित प्राणियों का शिकार करने का अभ्यास जारी रखता है। जब समय सीमा आती है तो वह अमर न्यायालय पर कदम रखने में महारत हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी आधार उत्परिवर्तन दर 51 हो गई है। लगभग हो गया। अगली बार मैं और आगे जाऊंगा।
मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे अब क्रिस्टल आधारित प्राणियों का सामना करने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिन शेन कुछ उच्च स्तरीय उत्परिवर्तनों को मारना चाहता है क्योंकि इन निम्न स्तरीय लोगों को मारना उसके आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाने के लिए बहुत धीमा है। टेलीपोर्टर लिन शेन को वापस भेज देता है और वह घाटी में रहता है, वेई वुफू से मिलने की उम्मीद करता है। उसने भी आकाश प्रक्षेपण देखा और उसे बहुत नया लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने कई लोगों को याद कर लिया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि बड़े परिवारों में कितनी प्रतिभाएं होती हैं। शायद प्रतिभाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन अलग अलग वातावरण अलग अलग व्यक्तियों को जन्म दे सकते हैं। मो शेंकी, ओयांग युडू, वांग जियू, तू शियाओदाओ, ये सभी लोग काफ़ी प्रभावशाली हैं। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। कोर्ट में दोस्त होना पर्स में रखे पैसे से बेहतर है, लिन शेन ने खुद से सोचा। जैसे ही वह सोचता है, वह लौकी पर्वत के तल पर एक आकृति को प्रकट होता है। यह मोज़ेक पहने देवी पत्नी निकलती है। अजीब बात है, मैंने उसे पहाड़ की चोटी पर गुफा से नीचे आते नहीं देखा, वह बस पहाड़ के तल पर दिखाई दी। लिन शेन हैरान है। जल्द ही लौकी पर्वत के तल पर और लोग दिखाई देते हैं और उनमें से काफ़ी लोग हैं। करीब से निरीक्षण करने पर ये वांग तियान, र, क्यू शुहिंग और उनकी पार्टी निकलती है। ऐसा लगता है कि उन्हें काफ़ी अच्छी लूट मिली है। सामग्री और बेस म्यूटेशन फ्लूइड उनके माउंट पर लोड किए गए हैं। लिन शेन छिपकर देखता है कि क्यूई और वांग परिवारों के लोग बाई शेनफेई को ले जा रहे हैं। अजीब बात है, बाई शेनफेई पहले ही डार्क बर्ड के साथ जा चुकी है और यहाँ कोई और डार्क बर्ड नहीं है, तो मैं अभी भी लौकी पर्वत क्यों देख सकता हूँ? लिन शेन संदेह से भरे हुए विशाल लौकी पर्वत को देखता है। जब वह लौकी पर्वत की गुफा के अंदर था तब उसे संदेह हुआ था और अब ये और भी स्पष्ट हो गया है। वह लौकी पर्वत को क्यूई और वांग परिवारों के डार्क बर्ड्स की वजह से नहीं देख पा रहा है। क्या ये हो सकता है कि यह छोटा सा बच्चा डार्क बर्ड है? लिन शेन अपने बैकपैक में फिजाई को देखता है, इसके अलावा वह कोई दूसरा कारण नहीं सोच पाता। अध्याय 125, चरण 73। फैटी वास्तव में डार्क बर्ड जैसा नहीं दिखता, चाहे लिन शेन उसे बाएं या दाएं से कैसे भी देखे। ये लड़का स्नोबॉल की तरह गोल है और वांग तियान, र और अन्य के चिकने काले म्यूटेटर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। डार्क बर्ड में डार्क के लिए वर्ण का अर्थ आमतौर पर काला होता है, लेकिन गहरे स्तर पर इसका अर्थ लाल रंग के संकेत के साथ काला भी हो सकता है। फैटी स्पष्ट रूप से एक सफ़ेद पक्षी है और ऐसा लगता है कि इसका डार्क बर्ड से कोई लेना देना नहीं है। क्या यह उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है? लिन शेन सोच रहा था कि अचानक उसने गॉड माउंटेन के तल पर पतली हवा से एक आकृति को प्रकट होते देखा। बूढ़े वेई, यहाँ पर, लिन शेन ने प्रसन्नता से कहा जब उसने उस व्यक्ति को पहचाना और जल्दी से उसके पास गया। वेई वुफू ने लिन शेन को देखा और एक ब्लैक रॉक पायथन को घसीटते हुए उसके पास पहुंचा, जो 10 मीटर से अधिक लंबा था और उसका बैकपैक उभरा हुआ था जो एक महत्वपूर्ण भार का संकेत दे रहा था। दोनों ने अपनी परिस्थितियों के बारे में संक्षेप में जानकारी का आदान प्रदान किया, लेकिन लिन शेन ने भूमिगत गुफा का उल्लेख नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसे ओल्ड वेई पर भरोसा नहीं था, ये सिर्फ इतना था कि जितने कम लोग इसके बारे में जानते थे यह उतना ही कम खतरनाक था और इसके बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टेलीपोर्ट होने के बाद वेई वुफू के साथ हुई मुठभेड़ को समझने में लिन शेन को काफ़ी समय लगा। लिन शेन को गुफा में ले जाने के बाद अचानक अंधेरा छा गया और पिछली बार की तरह वेई वुफू को बेतरतीब ढंग से रियलम किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट किया गया। उसकी कलाई पर एक काली घड़ी दिखाई दी। जैसा कि लिन शेन ने सोचा था, जब 3 दिन की सीमा समाप्त हो गई तो वेई वुफू सीधे बाहर आ गया, लेकिन वह गुफा में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह एक अंधेरी गुफा से होकर चला गया और पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लौकी पर्वत फिर कभी नहीं दिखाई दिया। इस बिंदु पर वेई वुफू ने फिर से देखने के लिए मुड़कर देखा और दंग रह गया। वह एक बार फिर लौकी पर्वत देख सकता था। बूढ़े वेई, फैटी को घाटी की ओर ले जाओ, थोड़ा आगे जाओ, लिन शेन ने फैटी वाला बैग वेई वुफू को देते हुए कहा। वेई वुफू, लिन शेन के इरादों को समझते हुए बिना एक और शब्द कहे मुड़े और चले गए। लिन शेन से कुछ ही दूरी पर लौकी पर्वत, जो पास में ही था, अचानक उनके सामने से गायब हो गया। ये वास्तव में फैटी है। लिन शेन को अब कोई संदेह नहीं था। वह निश्चित था कि फैटी एक उत्परिवर्तित डार्क बर्ड था। क्या ये हो सकता है कि लिन, क्यूई और वांग परिवारों के डार्क बर्ड मूल रूप से जायंट माउंटेन से आए थे? लिन शेन ने मन ही मन अनुमान लगाया। वेई वुफू को वापस बुलाने के बाद वेई वुफू अभी भी घाटी की तरफ से लौकी पर्वत को देख सकता था। उसने इसे गायब होते नहीं देखा था। कई परीक्षणों के बाद उन दोनों को समझ में आ गया कि वे लौकी पर्वत को तभी देख और छू सकते थे जब वे फैटी के करीब थे। अन्यथा उनके लिए लौकी पर्वत किसी दूसरे आयाम में हो सकता था। वे इसे बिल्कुल भी देख या छू नहीं सकते थे। इस खोज से वे दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें बाई शेनफेई के डार्क बर्ड्स पर मुफ्त में निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी।
लिन शेन ने यह भी सोचा कि अगर बाई शेनफेई के डार्क बड्स उजागर हो गए तो वे वास्तव में उसके फैटी को कवर कर सकते हैं। लिन शेन की राय में बाई शेनफेई के डार्क बड्स के उजागर होने में बस समय की बात थी। वह हमेशा क्यूई और वान परिवारों को अपने साथ ले जाती थी और इस बार वे भाग्यशाली थे कि उन्हें खोजा नहीं गया, लेकिन जल्दी या बाद में उन्हें खोजा जाएगा, ये केवल समय की बात थी। जब दोनों ने बातचीत की तो पता चला कि वेई वुफो अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स का सामना करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था, लेकिन वह अल्ट्रा बर्न जनजाति के अस्तित्व के बारे में जानता था। जब उसने अल्ट्राबर्न हेलमेट और बैटल क्लॉथ्स देखे तो उसे वे विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं लगे। लिन शेन ने वेई वुफू को एक सेट दिया और उसे एक पेट लॉन्चर भी उपहार में दिया और वेई वुफू ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मैं सब खरीद लूंगा, वेई वुफू ने बचे हुए अल्ट्राबर्न हेलमेट और बैटल क्लॉथ, साथ ही बैटल एक्सेस और पेट लॉन्चर की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हें इतने सारे क्यों चाहिए? लिन शेन ने हैरान होकर पूछा। तियानचेन को इनकी ज़रूरत है, वेई वुफू ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन साफ साफ कर्ज ही साफ साफ दोस्त बनाते हैं। इन वस्तुओं को उन प्राइमल अंडों के भुगतान के रूप में समझो जो तुमने मुझे पहले दिए थे। मैं एक पेट लॉन्चर अपने पास रखना चाहता हूं, लेकिन बाकी मैं तुम्हें दे सकता हूं। हालांकि तुम्हें इन पेट लॉन्चर के लिए व्यापार करना होगा, लिन शेन ने कुछ सोचने के बाद कहा। तुम क्या चाहते हो? वेई वुफू ने पूछा। क्या तुम्हारे पास और प्राइमल अंडे हैं? मुझे एक और लाद दो, लिन शेन ने कहा, ये सोचते हुए कि क्या उसे मिश्र धातु में आगे बढ़ने पर प्राइमल अंडे का उपयोग करना चाहिए। प्राइमल अंडे समय के साथ प्राप्त करना कठिन होता जाएगा, क्योंकि वे बहुत कम थे। हर बार जब एक का उपयोग किया जाता था तो एक कम होता था, और वे उत्परिवर्तन बिंदु जो अभी तक नीचे नहीं आए थे, उन्हें भविष्य में जीतना शायद और भी कठिन होगा, क्योंकि अंदर के जीव अधिक शक्तिशाली और अधिक संख्या में हो जाते हैं। वेई वुफू ने कुछ नहीं कहा, बस वस्तुओं को अपने माउंट पर स्थानांतरित कर दिया। यह आपके लिए है, लिन शेन ने फिर एक ब्लैक बुल कैप्सूल निकाला और वेई वुफू को दे दिया, जिसका वाहन कुछ हद तक जर्जर था, अभी भी लोहे के सींग वाले घोड़े पर सवार था। वेई वुफू ने बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार कर लिया और अपना सामान ब्लैक बुल पर रख दिया। तियानचेंग, अलविदा, लिन शेन और कुछ कहना चाहता था, लेकिन वेई वुफू ने एक टिप्पणी की और ब्लैक बुल पर सवार हो गया। वह ऐसे ही क्यों चला गया? लिन शेन अवाक रह गया। उसने वेई वुफू को दूसरा रास्ता लेते हुए देखा, जिससे वह अकेले डार्कबर्ड बेस पर लौट आया। डार्कबर्ड बेस पर वापस आकर लिन शेन ने अपने हाल ही के लाभों को देखा। 6 उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवर, एक उत्परिवर्तित सफेद जेड टाइगर, एक उत्परिवर्तित ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन, 3 उत्परिवर्तित ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड और एक उत्परिवर्तित बड़ा लाल बैल। 17 क्रिस्टल बेस पालतू जानवर जो लिन शेन के लिए सामूहिक लड़ाई के लिए काम आ सकते थे, काफी ताकतवर थे। मिश्र धातु पालतू जानवर और भी अधिक संख्या में थे, जिनमें से 40 से अधिक मुख्य रूप से ब्लैक बुल थे। आश्चर्यजनक रूप से केवल 3 उत्परिवर्तन थे जो उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों से भी कम थे। यह एक उत्परिवर्तित बड़ा लाल बैल, एक उत्परिवर्तित शेर बाघ जानवर और एक उत्परिवर्तित लाल स्केल सांप था। उत्परिवर्ती पालतू जानवरों के अलावा लिन शेन ने अन्य मिश्र धातु पालतू जानवरों का निपटान करने की योजना बनाई, लेकिन इन पालतू जानवरों के ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना थी और उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। उत्परिवर्ती पालतू जानवरों में लिन शेन बिग रेड बुल से सबसे अधिक संतुष्ट थे। लाल क्रिस्टल भगवान बैल, उत्परिवर्तित क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य। शक्ति 41, गति 39, कठोरता 40, कठोरता 37, सहज कौशल, उत्परिवर्तित सैवेज चार्ज, उत्परिवर्तित उन्मादी हमला, उत्परिवर्तित तानाशाह शरीर। आंकड़े पहले से ही काफी मजबूत थे और ताकत विशेषता चरम से परे थी। तीनों कौशल उत्परिवर्तित कौशल थे और वे सभी बहुत व्यावहारिक थे। इसे पहले से ही इस स्तर पर सबसे मजबूत माउंट माना जाता था। सभी उत्परिवर्तित जीव डेथ पाउडर जितने मजबूत नहीं थे। उदाहरण के लिए ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड, 3 में से केवल एक ही 41 की गति विशेषता तक पहुंच पाया, अन्य ने सीमा को नहीं तोड़ा। और उनके सभी कौशल उत्परिवर्तित नहीं थे, अधिकांश में केवल एक उत्परिवर्तित कौशल था, जबकि अन्य मजबूत या साधारण कौशल थे। ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड में से एक के पास केवल 2 कौशल थे, जिनमें से एक भी सही नहीं था। लेकिन साधारण क्रिस्टल आधारित जीवों की तुलना में ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड अभी भी बहुत मजबूत था और अब लिन शेन की मुख्य लड़ाकू शक्ति थी। जहां तक पेट लॉन्चर की बात है, लिन शेन ने अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के डिप्टी कमांडर से संबंधित एक को अपने पास रखा और बाकी वेई वुफू को दिए गए। बेशक इनके अलावा लिन शेन का सबसे बड़ा लाभ वास्तव में जियाओए, जियाना और 2 इवोल्यूशन स्किल्स थे। रात का फायदा उठाते हुए लिन शेन डार्कबर्ड बेस पर लौट आया और सोने के बाद जब वह उठा तो उसने पाया कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। जब उसने पहले इसे चेक किया था तब भी यह 17 था, लेकिन आज यह 1 पॉइंट बढ़कर 18 हो गया था। वह केवल एक स्टील म्यूटेटर था, फिर भी उसकी ताकत का आंकड़ा भयावह रूप से उच्च था।
ऐसा लगता है कि डेथ पाउडर अभी भी बढ़ रहा है, इसका वजन अभी भी बढ़ रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितना बढ़ सकता है, लिन शेन ने खुशी से सोचा, यह विचार करते हुए कि क्या अपने उत्परिवर्ती पालतू जानवरों को सीधे डेथ पाउडर खिलाना चाहिए ताकि इसकी वृद्धि में तेजी आए। दूसरे विचार पर उसने पाया कि यह बहुत ज़्यादा खर्चीला था। उसने रियल्म किंग प्लैनेट की अपनी अगली यात्रा तक प्रतीक्षा करने और इसे खिलाने के लिए अधिक उच्च स्तरीय उत्परिवर्तित प्राणियों को मारने का फैसला किया। ये प्राणी अब केवल उत्परिवर्ती खाता था, ये नियमित बेस वेरिएंट प्राणी लाशों को भी नहीं सूंघता था। एवोल्यूशन थ्योरी से शारीरिक संवर्धन के लिए वे आंकड़ों में नहीं दिखे। वे ज़्यादातर प्रतिरोध थे और बहुत व्यवहारिक थे, लेकिन संख्याओं को प्रभावित नहीं करते थे। लिन शेन के लौटने के कुछ समय बाद आकाश का प्रक्षेपण भी समाप्त हो गया। दूसरों से लिन शेन ने इन दिनों रियल्म किंग प्लैनेट पर होने वाली कई घटनाओं के बारे में भी जाना। वह रियल्म किंग टॉवर में काफ़ी दिलचस्पी रखता था, लेकिन फिलहाल वहां जाने की योजना नहीं बना रहा था। अगले दिनों में लिन शेन ने घर पर अमर न्यायालय पर कदम रखना का अभ्यास किया। हालांकि उन्होंने फिलहाल कोई परिणाम नहीं दिया था। लिन शेन को लगा कि उनके शरीर पर नियंत्रण और प्रतिक्रिया क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है, ये संख्याओं में परिलक्षित नहीं थे। उन्होंने वेई वुफू द्वारा सिखाई गई ट्विस्टिंग तकनीक की भी उपेक्षा नहीं की, हर दिन डेथ पाउडर के साथ अभ्यास किया। अमर न्यायालय पर कदम रखने का अभ्यास करते समय लिन शेन को अचानक एक विचार आया। क्या ये स्वर्ग की सीढ़ी के साथ संयुक्त होने पर अधिक दिलचस्प होगा? दुर्भाग्य से वह अमर न्यायालय पर कदम रखने की क्रियाओं को पूरा भी नहीं कर सका। स्वर्ग की सीढ़ी के साथ इसे जोड़ना तो दूर की बात है। अमर न्यायालय पर कदम रखने के अभ्यास के दौरान लिन शेन को यकीन नहीं था कि स्टिक फिगर ड्राइंग बहुत अमूर्त थी, जिससे मूल से कुछ बदलाव हुए, या कठिनाई बहुत अधिक थी। कुछ चालें थीं जिन्हें वह आसानी से जोड़ नहीं पाया। वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से कर सकता था, लेकिन वे अन्य आंदोलनों में प्रवाहित नहीं हुईं। इसलिए लिन शेन ने उन क्रियाओं को छोड़ दिया जिन्हें वह फिलहाल जोड़ नहीं सकता था, केवल उन पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वह कर सकता था। कुछ दिनों बाद रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस फिर से खुल गई। लिन शेन का फिलहाल प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं था। वह अभ्यास करने का आदी हो गया था और अगर वह ऐसा नहीं करता तो असहज महसूस करता था। उसने पहले उन सभी हरकतों में महारत हासिल करने का फैसला किया जो वह कर सकता था, उन्हें पूरी तरह से पूरा करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या कोई विशेष प्रभाव होगा। लिन शेन ने कुल 134 स्टिक फिगर बनाए थे। वह केवल 61 हरकतों को जोड़ सकता था, लेकिन क्रम को समायोजित करने के बाद पिछले अनुक्रम की परवाह किए बिना उसने आखिरकार 73 हरकतें जोड़ दीं। जब लिन शेन ने पहली बार 73 हरकतें पूरी की तो उसने अचानक महसूस किया कि उसके भीतर बेस म्यूटेशन शक्ति जागने लगी है। ये भी काम करता है। लिन शेन कुछ हैरान था। उसने बहुत उम्मीद नहीं रखी थी और उसने अमर न्यायालय पर कदम रखना को शरीर पर नियंत्रण और प्रतिक्रिया कौशल का अभ्यास करने की एक विधि के रूप में माना था। फिर भी अप्रत्याशित रूप से इसने उसकी मूल उत्परिवर्तन शक्ति को प्रेरित किया। लिन शेन द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसके भीतर उत्परिवर्तन शक्ति तेजी से प्रवाहित हुई। यह एक छोटी सी धारा से नदी में बदल गई और फिर एक नदी से एक गर्जनशील धारा में बदल गई, जो उसके शरीर में तेजी से फैलती हुई, उसे तेजी से धकेलती हुई, लगभग प्रतिरूप बनाती हुई। क्रैक क्रैक। जहां लिन शेन के पैर गुजरे उसे ऐसा नहीं लगा कि वह बहुत ताकत लगा रहा है, लेकिन कठोर पत्थर की टाइलों पर गहरे पैरों के निशान रह गए। पैरों के निशान जैसे कि मुहर लगे हों, चाकू के कट की तरह साफ किनारे थे। आसपास की टाइलों में टूटने का कोई निशान नहीं था। उसके भीतर की बढ़ती शक्ति ने लिन शेन को यह भ्रम दिया कि एक कदम से वह आकाश को चकनाचूर कर सकता है और 9वें स्वर पर चढ़ सकता है। लिन शेन ने आकाश में छलांग लगाने की इच्छा का मुकाबला किया, क्योंकि वह लिन परिवार के आंगन में था, जहां अनगिनत आंखें उसे देख रही होंगी, एक ऐसा तमाशा जिससे वह बचना चाहता था। लिन शेन ने रुककर अपने भीतर की बढ़ती शक्ति को नियंत्रित किया। उसने पूरे प्रांगण में गहरे पैरों के निशान देखे, यहाँ तक कि वह भी चौंक गया। अमर दरबार पर कदम रखने से ऐसा लगता है कि इसमें वाकई कुछ है, लिन शेन ने ध्यान से देखा। जमीन पर कई पैरों के निशान होने के बावजूद उनकी संख्या ठीक 73 थी। अध्याय 126। भाभी थोड़ी नाखुश हैं। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस एक बार फिर शुरू हुई और इस बार और भी म्यूटेटर्स ने प्रवेश किया। ये केवल पहले के दर्जन भर परिवार ही नहीं थे, बल्कि कुछ बड़े परिवारों ने भी अपने म्यूटेटर्स का एक हिस्सा रियल्म किंग प्लैनेट पर भेजा था। ये बदलाव मुख्य रूप से अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के उभरने के कारण हुआ था। अगर केवल मनुष्य ही रियल्म किंग प्लैनेट के संसाधनों का आनंद लेते तो वे प्रमुख कबीले किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन अब मनुष्यों के अलावा अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स भी संसाधनों के लिए रियल्म किंग प्लैनेट की खोज कर रहे थे, जिससे प्रमुख कबीलों को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्य परिवारों से म्यूटेटर्स को पेश करके उन्होंने न केवल प्रवेश शुल्क का एक हिस्सा एकत्र किया, बल्कि अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के खिलाफ खड़े होकर एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार गिराया।
कुछ अकेले म्यूटेटर भी शामिल हुए, कुछ रियल्म किंग प्लैनेट के उत्परिवर्तित संसाधनों के लिए, अन्य अल्ट्रा बर्निंग कॉर्प्स के उद्देश्य से, और बाकी रियल्म किंग टॉवर के पुरस्कारों के लिए वहां थे। लिन शेन रियल्म किंग प्लैनेट की अपनी अगली यात्रा की भी गणना कर रहा था, यह विचार करते हुए कि वह उसमें कैसे प्रवेश करेगा। घास की ढलानें हालांकि अपेक्षाकृत सुरक्षित थीं, लेकिन उनमें बहुत कम स्तर के बेस वेरिएंट जीव थे, जिससे लिन शेन की बेस म्यूटेशन दर बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। अगर उसे फिर से जाना होता तो लिन शेन एक बार फिर से अपना स्थान यादृच्छिक बनाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वह कहीं बहुत खतरनाक जगह पर न पहुंच जाए। जब वह हिचकिचा रहा था तो घर पर किसी ने संदेश दिया कि एक आदमी जो खुद को जू तियानगे बता रहा था उसे ढूंढ रहा था, और उसने कहा कि वह उसका अच्छा भाई है। वह यहाँ क्या कर रहा है? लिन शेन हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि जू तियानगे उसे ढूंढने आएगा। लिन शेन रिसेप्शन हॉल में गया और निश्चित रूप से उसने देखा कि जू तियानगे उसका इंतजार कर रहा था। शेन, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया है। मैं तुम्हें बहुत याद करता था, जू तियानगे ने लिन शेन का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं, जैसे कि उसने किसी परिवार के सदस्य को देखा हो। क्या भगवान के प्रेम आधार पर जानवरों की ज्वार समाप्त हो गई है? तुम यहाँ क्यों आए हो? लिन शेन ने कुछ उलझन में पूछते हुए अपना हाथ वापस खींचने में कामयाब रहे। उन प्रमुख परिवारों के लोगों के आने के बाद उन्होंने कई बार मशरूम जानवर को हटा दिया। अब मशरूम जानवर काफ़ी कम हो गए हैं, और ब्लू ट्री सी के बाहर उन्हें देखना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जू तियानगे ने तुरंत कहा, यह बात नहीं है शेन। मैं तुम्हें खोजने आया हूं क्योंकि एक और महत्वपूर्ण मामला है। क्या बात है? लिन शेन ने मान लिया कि जू तियानगे उसे रियल्म किंग ग्रह पर ले जाना चाहता था। शेन, क्या तुम देवी पत्नी बाई को जानते हो? हालांकि जू तियानगे के मुंह से निकले शब्दों ने लिन शेन को कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। मैं उससे कई बार मिल चुका हूं। उसके बारे में क्या? लिन शेन और भी हैरान हो गया। जू तियानगे देवी पत्नी बाई के साथ कैसे जुड़ गया? कुछ हिचकिचाहट के साथ जू तियानगे ने कहा, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, बस तुम्हारी भाभी थोड़ी परेशान हो सकती है। क्या भाभी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? लिन शेन सवालों से भरा हुआ था, ये समझने में विफल रहा कि देवी पत्नी बाई अचानक उसकी भाभी क्यों बन गई। मेरा मतलब है ये परिवार से ये यूजेन मेरी भाभी, जू तियानगे ने स्पष्ट किया। शेन, तुम वास्तव में इस बार सावधान नहीं थे। अगर तुम समझ नहीं सकते तो मेरा एक एहसान करो और वापस जाओ। लिन शेन ने उसे पूरी तरह से हैरान महसूस किया। हालांकि देवी पत्नी बाई सुंदर हैं, इस दुनिया में एक दुर्लभ सुंदरता हमारी भाभी भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। शेन, अगर तुमने कोई प्रेम संबंध बनाया था तो तुम्हें उसे छिपाकर रखना चाहिए था। इस बारे में इतना खुलकर बात करना कोई आश्चर्य नहीं कि भाभी परेशान है। जू तियानगे की कहानी निरर्थक होती जा रही थी। तुम्हें बाई शेनफेई से मेरे परिचय के बारे में कैसे पता चला? लिन शेन ने हैरान चेहरे के साथ जू तियानगे की ओर देखते हुए पूछा। बहुत कम लोग जानते थे कि लिन शेन बाई शेनफेई से परिचित थे। लिन शेन अचानक चिंतित हो गए। क्या बाई शेनफेई ने उनके बारे में कुछ कहा था? सिर्फ मैं ही नहीं, अब यशेन बेस में कोई नहीं है जो नहीं जानता। यशेन बेस पर तैनात बड़े परिवार भी जानते हैं। जू तियानगे ने चमकती आंखों से बल्कि उत्साह से कहा, हालांकि यह मामला वास्तव में तुम्हारी भाभी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा भाई शेन, तुम वाकई कमाल के हो। तुम बाई शेनफेई जैसी महिला को जीतने में कामयाब हो गए हो। इससे मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है। लिन शेन ने कुछ देर तक सुनने के बाद आखिरकार समझ लिया कि क्या हो रहा था। बाई शेनफेई ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन स्थिति और भी खराब हो सकती थी। बाई शेनफेई सिकॉर्न बेस के लोगों से मिलने के लिए जिनशुई झील गई थी, और वहीं उसकी मुलाकात ओयांग जुमियाओ से हुई, जो ओयांग यूडू के साथ एक यात्रा पर आया था। जब वे बात कर रहे थे, ओयांग यूडू ने बाई शेनफेई को रियल्म किंग ग्रह पर साथ जाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकृति ने गॉड्स लव बेस के ओयांग परिवार और सिकॉर्न बेस के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि पहले से ही एक मौन सहमति थी, उपहार सिद्धांत की खेती करने वाले दो व्यक्तियों को अधिक बातचीत करने दें। यदि कोई बड़ी असहमति नहीं होती तो दोनों भविष्य में एक साथ हो सकते थे। इससे पहले बाई शेनफेई ने भी इस व्यवस्था को मौन रूप से स्वीकार कर लिया था। उसके लिए केवल एक कदम बचा था कि वह ओयांग यूडू से मिले और उसे जाने। एक दूसरे को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा तरीका था रियल्म किंग ग्रह पर जाकर एक दूसरे के साथ लड़ना, और ओयांग यूडू सहित किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि बाई शेनफेई मना कर देगी। सभी जानकार लोगों की नज़र में बाई शेनफेई और ओयांग यूडू स्वर्ग में बनी जोड़ी थे, जो एक दूसरे के लिए अपरिहार्य थे, अन्यथा उन्हें अपने जीवन में आगे कोई प्रगति करने में कठिनाई हो सकती थी और वे केवल बेस म्यूटेशन पर ही रुक सकते थे। ओयांग यूडू ने बाई शेनफेई के लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाने के लिए काफ़ी दयालुता दिखाई, लेकिन ओयांग जुएमियाओ खुश नहीं था। इस यात्रा के प्रभारी व्यक्ति जुन जियान से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कि एक समझौता जो मौन रूप से समझा गया था, अचानक कैसे विफल हो गया।
जुन जियान को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ और उसने बाई शेनफेई से निजी तौर पर पूछने से पहले देरी करने के बारे में सोचा। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बाई शेनफेई ने सीधे तौर पर उल्लेख किया कि ओयांग यूडू के अलावा उसके पास विचार करने के लिए एक और विकल्प था, इसलिए उसे सोचने के लिए समय चाहिए। उत्सुकतावश ओयांग यूडू ने बाई शेनफेई से पूछा कि दूसरा विकल्प कौन था और बाई शेनफेई ने सीधे लिन शेन का नाम लिया। शुरू में लोगों ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि लिन शेन कौन था, जब तक कि किसी ने प्लेबॉय शीर्षक का उल्लेख नहीं किया, जिससे सामूहिक एहसास हुआ। फिर सब कुछ विस्फोट हो गया। अब यशेन बेस में हर कोई और जिनशुई झील के आसपास बसे परिवारों को बाई शेनफेई के लिए प्लेबॉय और ओयांग यूडू के बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में पता था। घटना के बारे में सुनने के बाद जू त्यानगे जल्दी से खबर देने के लिए डाकबट बेस पहुंचे। लिन शेन अब पूरी तरह से हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने बाई शेनफेई को नहीं बताया कि मैं गिफ्ट थ्योरी की खेती नहीं कर सकता? वह ऐसा कैसे कह सकती है? मैं संभवतः उसका बैकअप विकल्प कैसे हो सकता हूँ? मैं गिफ्ट थ्योरी की खेती बिल्कुल नहीं कर सकता। भाई शेन, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि बड़े परिवारों के कई युवा लोगों को ये स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि बाई शेनफेई ने आपको एक विकल्प के रूप में सूचीबद्ध किया है। खासकर ओयांग यूडू, अगर वह आपको परेशान करने आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बेशक, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप ओयांग यूडू से कमतर हैं, लेकिन वह वास्तव में थोड़ा अजीब है और उसके पास कुछ कौशल है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है, जू त्यानगे ने सावधानी से कहा। मैं समझता हूं, मुझे ये बताने के लिए यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लिन शेन ने जवाब दिया, ऐसा महसूस करते हुए कि उसके बिना कुछ किए स्वर्ग से मुसीबतें उतर आई थीं। हम भाई हैं, ऐसी शिष्टाचार की बात क्यों करें? जू त्यानगे ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। जब दोनों बातें कर रहे थे तो लिन परिवार का एक गार्ड ये कहने के लिए आया कि कोई लिन शेन की तलाश कर रहा है। लिन शेन और जू त्यानगे ने एक दूसरे को देखा, दोनों सोच रहे थे, क्या यह ओयांग यूडू हो सकता है जो आया है? अध्याय 127 मनुष्यों का साझा शत्रु। जब लिन शेन और जू त्यानगे ने नए आगंतुक को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका अनुमान गलत था। वह आकर्षक रूप से सुंदर ओयांग यूडू नहीं था, बल्कि एक साधारण दिखने वाला तू शियाओदाओ था जिसके चेहरे पर एक निशान था। जू त्यानगे ने अपनी आवाज़ कम की और लिन शेन के कान में झुककर कहा, शेन, ये तू शियाओदाओ सरल नहीं है। मैंने अपने बूढ़े पिता से सुना है कि तू शियाओदाओ समुद्र में किसी बेस से आता है। तुम समुद्र में स्थिति जानते हो, वहाँ बेस वेरिएंट जीव जमीन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कोई भी परिवार जो समुद्र में बेस बना सकता है, वह कोई साधारण परिवार नहीं है। क्या तुम लिन शेन हो? जब तू शियाओदाओ ने लिन शेन को देखा तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आवाज़ असामान्य रूप से कर्कश थी। मैं लिन शेन हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? लिन शेन ने भी तू शियाओदाओ को देखा। वह आदमी सामान्य लग रहा था, लेकिन उसमें एक आक्रामकता थी जिसका मुकाबला करना एक साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल था। मैंने सुना है कि आपने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर ली है। मैं मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। तू शियाओदाओ ने अपनी कमर से चाकू निकाला। ये छोटा था, सिर्फ खंजर की लंबाई का, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा था, हथेली जितना चौड़ा, और ऐसा लग रहा था कि इसे डार्क पॉइंट क्रिस्टल से पॉलिश किया गया है। मुझे लगता है कि आप गलत हैं, मैंने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल नहीं की है, लिन शेन ने समझाया। तू शियाओदाओ ने एक भौं उठाई और कहा, अब सभी जानते हैं कि आपने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर ली है। ऐसा कहकर क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, तू शियाओदाओ? अगर हर कोई कहता है कि आप एक महिला हैं तो क्या इससे आप एक महिला बन जाती हैं? लिन शेन ने बदले में उदासीनता से पूछा। तू शियाओदाओ ने एक पल के लिए विराम लिया, लेकिन देवी पत्नी बाई ने कहा कि तुम। क्या देवी पत्नी बाई ने कहा कि मैंने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है? लिन शेन ने उसे सीधे बीच में ही टोक दिया। तू शियाओदाओ ने फिर विराम लिया, फिर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, देवी पत्नी ने वास्तव में कभी नहीं कहा कि तुमने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है, लेकिन हर कोई जानता है कि केवल वही व्यक्ति देवी पत्नी बनने के योग्य है जिसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है। चूंकि देवी पत्नी ने तुम्हें पहचान लिया है तो तुमने इसमें महारत हासिल कर ली होगी। भले ही मैंने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल न की हो, और भले ही मैंने कर ली हो, क्या मैं तुम्हें निर्देश देने से इनकार नहीं कर सकता? अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देने के लिए इतने उत्सुक हो जिसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है, तो तुम ओयांग यूडू को क्यों नहीं खोज लेते? क्या तुम नहीं जानते कि ओयांग यूडू ने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर ली है? या तुम सिर्फ कमजोरों को धमका रहे हो और ताकतवरों से डर रहे हो, ओयांग यूडू को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो? लिन शेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तू शियाओदाओ इस तीखे प्रहार से अवाक रह गया और आखिरकार बोला, मैं स्वाभाविक रूप से ओयांग यूडू को ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी मांगना चाहता हूँ।
इतनी बातें करना व्यर्थ है, बस अपनी तलवार खींचो और मुझे देखने दो कि टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति में क्या अंतर है। तुम कहते हो कि तुम मार्गदर्शन मांगना चाहते हो, तो चाकू की लड़ाई के लिए तुम सीधे ऊंचाई की तुलना क्यों नहीं करते? मैं निश्चित रूप से तुमसे छोटा नहीं हूं। तुम अभी हार मान सकते हो, इससे हमें लड़ने की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लिन शेन ने शांति से ताना मारा। तो शियाओदाओ ने उम्मीद नहीं की थी कि लिन शेन के साथ मुकाबला करने की कोशिश में लड़ाई शुरू होने से पहले ही उस पर मौखिक हमलों की बौछार हो जाएगी। वह शब्दों के साथ अच्छा नहीं था और स्पष्ट रूप से लिन शेन का मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम किस बात पर लड़ाई कहते हो? तो शियाओदाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं फिर से कहूंगा, मैंने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल नहीं की है और मैं केवल स्टील लेवल पर हूं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर कैसे हमला करते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से तुरंत मदद के लिए पुकारूंगा, लिन शेन ने कहा। मैं अपनी बेस म्यूटेशन शक्तियों का उपयोग किए बिना लड़ सकता हूं और मैं अपनी ताकत और गति को स्टील लेवल रेंज के भीतर रख सकता हूं, तू शियाओदाओ ने तुरंत कहा। स्पष्ट रूप से आने से पहले उसने इस बारे में सोचा था। ये देखकर कि तू शियाओदाओ उससे लड़ने के लिए दृढ़ था, लिन शेन को एहसास हुआ कि यह गतिरोध उन्हें कहीं नहीं ले जा रहा था। इसके बारे में क्या? मैं टैलेंट थ्योरी नहीं जानता और मैं लड़ाई में भी अच्छा नहीं हूं। चलो किसी और चीज़ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लिन शेन ने आखिरकार सुझाव दिया। किस में प्रतिस्पर्धा करें? मैं सिर्फ लड़ाई ही कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तू शियाओदाओ को चिंता थी कि लिन शेन ये तुलना करना चाहेंगे कि किसका कद ज़्यादा लंबा है। मैं एक एक्शन करूंगा और अगर तुम इसे दोहरा सकते हो तो तुम जीत जाओगे। मेरे पास वाकई टैलेंट थ्योरी की एक कॉपी है जो देवी कंसोर्ट बाई ने मुझे दी थी। मैंने इसमें महारत हासिल नहीं की है, लेकिन मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं, लिन शेन ने देवी कंसोर्ट द्वारा दी गई टैलेंट थ्योरी की किताब निकालते हुए कहा। मेरे पास टैलेंट थ्योरी है। अगर मैं जीत जाता हूं तो मुझे तुमसे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे असली टैलेंट थ्योरी दिखाओ, तू शियाओदाओ ने जिद करते हुए कहा। तुम लगातार इतनी संकीर्ण सोच क्यों रखते हो? लिन शेन ने झल्लाते हुए कहा। तू शियाओदाओ ने अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाली और लिन शेन से बात करना जारी रखा। अगर तुम जीत जाते हो तो मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। ये सब म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस प्राणियों से बेस म्यूटेशन फ्लूइड है जिसे मैंने हाल ही में रियल्म किंग प्लैनेट पर इकट्ठा किया है। यह अब मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अभी भी बहुत कीमती होना चाहिए। अगर तुम जीतते हो तो ये तुम्हारा है, अगर तुम हारते हो तो भी तुम एक बैग चुन सकते हो। जैसे ही लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड के कई बड़े बैग देखे तो शियाओदाओ से हारने और हॉट पोर्ट्रेट ऑफ टैलेंट थ्योरी को खिड़की से बाहर फेंकने की उसकी मूल योजना बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि उसने तू शियाओदाओ की बातें सुनी थी, ये जानते हुए कि टैलेंट थ्योरी को वास्तव में एक गुप्त तकनीक नहीं माना जा सकता है और बाई परिवार ने इसे कई लोगों को दिया होगा। टैलेंट थ्योरी देना भी उपयोगी नहीं होगा। उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस प्राणियों से इतना बेस म्यूटेशन द्रव, यह मेरे बेस म्यूटेशन दर को 100% तक लाने के लिए लगभग पर्याप्त होना चाहिए, है ना? लिन शेन ने अपने मन में सोचा। आप क्या कहते हैं? तो शियाओदाओ ने अपने मुंह के कोने पर एक मुस्कान का संकेत प्रकट किया। वह देख सकता था कि लिन शेन लुभाया गया था, लेकिन तू शियाओदाओ ने नहीं सोचा था कि वह हार जाएगा। क्रिस्टल बेस लेवल बॉडी की कठोरता और लचीलापन स्टील लेवल बॉडी की तुलना में बहुत अधिक था। वह वास्तव में ऐसी किसी भी हरकत के बारे में नहीं सोच सकता था जो लिन शेन कर सकता था जो वह नहीं कर सकता था। तो शियाओदाओ की राय में लिन शेन द्वारा इस तरह की प्रतियोगिता का सुझाव देने का मतलब था कि वह उससे हारना चाहता था और उसे दूर भेजना चाहता था। उसने इतना सारा बेस म्यूटेशन फ्लूइड इसलिए निकाला था ताकि लिन शेन को लुभाया जा सके, ताकि उसे जीतने के बाद वह असली टैलेंट थ्योरी देख सके। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बेस म्यूटेशन फ्लूइड के लिए नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ कुछ पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तुम पहले जाओ, तू शियाओदाओ ने उदासीन होकर कहा, जब तक लिन शेन प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार था। फिर मैं खुद को शर्मिंदा करूंगा। लिन शेन ने फैसला किया था कि अगर कोई उसे म्यूटेटेड बेस म्यूटेशन फ्लूइड दे रहा है तो उसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं था। शेन, इसके झांसे में मत आना। वह क्रिस्टल बेस लेवल पर है। उसके शरीर की लचीलापन बहुत बेहतर है। वह निश्चित रूप से सामान्य पोज कर सकता है, जू त्यानगे ने बगल से चेतावनी दी। हालांकि वह जानता था कि लिन शेन कोई साधारण आदमी नहीं था, वह आखिरकार केवल स्टील लेवल पर था। एक स्टील लेवल क्या हरकतें कर सकता है जो एक क्रिस्टल बेस नहीं कर सकता? जितना ज्यादा जू त्यानगे ने इस बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि सिर्फ एक ही संभावना है, एक अपरंपरागत तरीका अपनाना। उदाहरण के लिए, मिटेन कम्यून जैसी कोई घिनौनी चीज़ खाने से तू शियाओदाओ को उल्टी होने लगे और वह उसे पचा ना पाए तो वह जीत सकता है।
या फिर निर्णायक कार्रवाई करके सीधे चाकू से खुद को काट लेना। तू शियावदाओ चाहे कितना भी निर्दयी क्यों ना हो, निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था और इस तरह से कोई भी जीत सकता था। लेकिन बेस म्यूटेशन फ्लूइड जितना कीमती था, वह इतनी दूर जाने लायक नहीं था। इसके अलावा जू तियानगे यह नहीं सोच पा रहा था कि लिन शेन तू शियावदाओ को कैसे हरा पाएगा। समझ गया, लिन शेन ने हल्के से कहा और फिर तू शियावदाओ को एक आंगन में ले जाकर वहां पत्थर की मेज की ओर इशारा करते हुए कहा, अपनी बाजी वहां लगाओ। अगर तुम जीतते हो तो बस उन्हें ले लो, अगर तुम हारते हो तो बस अपने आप चले जाओ। बिना एक और शब्द कहे तू शियावदाओ ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड के कई बड़े बैग पत्थर की मेज पर रख दिए। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि लिन शेन उसके बेस म्यूटेशन फ्लूइड को लूट लेगा। अगर लिन शेन हारने के बाद लूटने की हिम्मत करता तो तू शियावदाओ उसे धोखा देने का पछतावा करवाता। जब तू शियावदाओ ने सारा बेस म्यूटेशन फ्लूइड नीचे रख दिया, तभी लिन शेन आंगन में खुली जगह पर चला गया। फिर वह तू शियावदाओ की ओर मुड़ा और कहा, ध्यान से देखो, मैं इसे सिर्फ एक बार करूंगा, सब कुछ या कुछ भी नहीं। अगर तुम हार गए तो औरतों की तरह रोना धोना मत, बस चले जाओ। ठीक है, तू शियावदाओ ने निश्चितता के साथ कहा। हाथ जोड़कर वह एक तरफ खड़ा हो गया। वह देखना चाहता था कि लिन शेन किस तरह की चाल चलेगा। अध्याय 128 ऐसी क्रियाएं जो सीखी नहीं जा सकती। लिन शेन खुली जगह पर खड़ा था, उसने गहरी सांस ली और फिर हवा में छलांग लगा दी। तू शियावदाओ और जू तियानगे ने लिन शेन को 3 मीटर ऊंचा कूदते हुए देखा, एक ऐसा कारनामा जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए व्यवहारिक रूप से अलौकिक था। अगर वह बास्केटबॉल खेलता तो वह आसानी से 3 पॉइंट लाइन से डंक मार सकता था, लेकिन एक म्यूटेटर के लिए, विशेष रूप से क्रिस्टल बेस लेवल पर, केवल 3 मीटर कूदना प्रभावशाली नहीं था। शेन क्या कर रहा है? क्रिस्टल बेस लेवल म्यूटेटर के साथ उसकी कूदने की ऊंचाई की तुलना करना, ऐसा नहीं हो सकता। शेन की बुद्धिमत्ता के साथ वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकता है? जू तियानगे की आंखें अचानक चमक उठीं। ठीक है, यही है। शेन ने कहा कि वह चाहता था कि तू शियावदाओ उसकी हर हरकत की नकल करे, जिसका मतलब है कि कूदने का हर पहलू, गति से लेकर मुद्रा और हवा में कोण तक, यहाँ तक कि जिस दिशा में उसके बाल हिलते हैं, वह बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। वाकई चतुराई है। जब इस दुनिया में 2 अंडे एक जैसे नहीं होते तो 2 समान हरकतें कैसे हो सकती हैं? जब समय आएगा तो बस एक छोटी सी खामी बता दीजिए और तू शियावदाओ क्या कर सकता है। जू तियानगे को लगा कि उसने लिन शेन की रणनीति का सार समझ लिया है। उसने खुद से सोचा, जब चालाकी की बात आती है तो मेरा शेन किसी से कम नहीं होगा। तू शियावदाओ ने लिन शेन को 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस नीचे गिरते हुए देखा तो भौहें सिकोड़ लीं। उसे लिन का इरादा समझ में नहीं आया। क्या लिन शेन उसे कम आंक रहा था, ये सोचकर कि वह 3 मीटर भी नहीं कूद सकता? तू शियावदाओ ने सोचा। लिन शेन का शरीर नीचे उतरने लगा, लेकिन जब वह जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर था, अचानक लिन शेन का बायां पैर उसके दाहिने पैर पर पड़ा और जोर से धक्का दिया। तू शियावदाओ अभी भी सोच रहा था कि लिन शेन क्या कर रहा था। क्या उसने सोचा कि कुछ बेतरतीब हरकतें करके वह तू शियावदाओ उन्हें याद नहीं रख पाएगा? लेकिन अगले ही पल तू शियावदाओ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें लिन शेन पर टिकी थीं, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। शू तियानगे ने भी अपना मुंह चौड़ा किया, मानो उसके गले में कुछ अटका हुआ था, जिससे उसे अपना मुंह जितना हो सके उतना खोलने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी वह एक भी आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। जिस क्षण ऐसा लगा कि लिन शेन जमीन पर गिर जाएगा, उस अजीब हरकत के बाद उसका नीचे उतरता हुआ शरीर अचानक फिर से ऊपर की ओर उछला, लगभग 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। बकवास, शेन वाकई अथाह है। मुझे लगा कि मैंने शेन की आत्मा का सार समझ लिया है, लेकिन मैंने जो सीखा वह केवल सच था। शेन बस अथाह है। बकवास, क्या ये कोई इंसान कर सकता है? मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ? शू तियानगे खुद को अंदर ही अंदर कोसने से नहीं रोक सका। तू शियावदाओ ने लिन शेन को जमीन पर गिरते हुए देखा, एक भी शब्द नहीं बोला। क्या तुमने ये स्पष्ट रूप से देखा? यदि आप इसे दोहरा सकते हैं तो मैं हार स्वीकार करूंगा, लिन शेन ने कहा, तू शियावदाओ के पास चलते हुए। तू शियावदाओ ने लिन शेन को एक अजीब भाव से देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं हार गया। एक लंबे विराम के बाद तू शियावदाओ ने एक वाक्य छोड़ दिया और टेबल पर बेस म्यूटेशन फ्लूइड पर नजर डाले बिना जाने के लिए मुड़ गया। इस आदमी का चरित्र काफी सराहनीय है, लिन शेन ने टिप्पणी की, क्योंकि उसने तू शियावदाओ को बिना किसी उपद्रव के हार मानते हुए देखा। वह जानता था कि तू शियावदाओ रियलम किंग प्लैनेट पर भाग्यशाली था, उसने काफी म्यूटेटेड क्रिस्टल बेस फ्लूइड प्राप्त किया था, शायद ये सब अब यहाँ था। दूसरी नज़र डाले बिना इतनी आसानी से हार मान लेना, वह वास्तव में खुले दिमाग का था, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। शुभकामनाएं, वे कहते हैं, लेकिन यह अभी भी एक जोखिम था जो उन्होंने लिया। शेन, तुम बहुत बढ़िया हो। वह चाल जहां तुमने फिर से चढ़ने के लिए अपने बाएं पैर से कदम रखा, वह अद्भुत था।
यदि संभव हो तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं पाठों के लिए पैसे देने को तैयार हूँ, जू तियानगे ने जल्दी से पास आकर कहा। तुम सीखना चाहते हो? लिन शेन ने जू तियानगे की ओर देखा और पूछा। मैं सीखना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, जू तियानगे ने चोंच मारने वाले चूजे की तरह उत्सुकता से सिर हिलाया। फिर तुम्हें अपना वर्तमान स्तर त्यागना होगा और नए सिरे से साधना शुरू करनी होगी। उसके बाद बेस म्यूटेशन को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट बेस म्यूटेशन अंडे का उपयोग करके तुम इसे सीख पाओगे, लिन शेन ने कहा। तो यह एक जन्मजात कौशल है। क्या उन बेस म्यूटेशन अंडे को ढूंढना आसान है? जू तियानगे ने पूछा। बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैंने बिना कोशिश किए ही एक पाया, लिन शेन ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। आह, इतना आसान, तुम्हें ये कहाँ मिला? मैं अपने संग्रह के लिए कुछ ले आऊंगा। जू तियानगे ने अपने स्तर को त्यागने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह उस क्षमता वाले कुछ पालतू जानवरों को इकट्ठा करना चाहता था। मुझे नहीं पता, मैंने कभी दूसरा नहीं देखा, लिन शेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। जू तियानगे चुप हो गया, ये सोचते हुए फिर इसका जिक्र क्यों किया? क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हो? बूढ़े जू, तुम यहाँ सिर्फ देवी कंसोर्ट बाई के बारे में बताने नहीं आए हो, है ना? लिन शेन ने बेस म्यूटेशन फ्लूइड की जांच करते हुए कहा। वहाँ 7 बैग थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक लेबल था। जांच करने के बाद लिन शेन ने पाया कि बेस म्यूटेशन फ्लूइड के ये 7 बैग 5 अलग अलग म्यूटेंट प्राणियों से आए थे। अपने मन में गणना करते हुए लिन शेन ने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक म्यूटेंट प्राणी का बेस म्यूटेशन फ्लूइड उसके बेस म्यूटेशन दर को 5 पॉइंट तक बढ़ा सकता है, तो ये फ्लूइड उसे कुल 25 बेस म्यूटेशन पॉइंट प्रदान कर सकते हैं। उसकी मौजूदा बेस म्यूटेशन दर के साथ यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अभी भी कम है, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर है, लिन शेन ने खुद से सोचा। आप शेन से कुछ भी नहीं छिपा सकते। हमारे जू परिवार प्रमुख परिवारों के साथ एक समझौता है, वे हमें रियलम किंग प्लैनेट में प्रवेश करने के लिए कुछ स्लॉट देंगे। यदि आप इच्छुक हैं, शेन, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जू तियानगे ने कहा। लिन शेन अच्छी तरह से जानते थे कि जू तियानगे ने जो कहा वह सिर्फ दिखावा था। वास्तव में प्रमुख परिवारों ने अपने प्रतिबंध हटा दिए होंगे और जू परिवार को अधिक स्लॉट दिए होंगे। उनके पास शायद अपने स्वयं के उपयुक्त उम्मीदवार नहीं थे, यही वजह थी कि वे उसे शामिल करने के बारे में सोच रहे थे। फिर भी ये कम से कम दिखाता है कि जू परिवार के उसके प्रति अच्छे इरादे थे और वे एक दोस्ताना रिश्ता विकसित करना चाहते थे। इसलिए लिन शेन ने इस ओर इशारा नहीं किया। मैं अगले कुछ दिनों में जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। यदि आप प्रतीक्षा कर सकते हैं तो मैं बाद में इसे देखने के लिए जाने पर विचार कर सकता हूँ, लिन शेन ने सोचा। वह अब घास वाली ढलान पर नहीं जाना चाहता था। अकेले बेतरतीब ढंग से प्रवेश करने के बजाय जू परिवार के सदस्यों के साथ जाना बेहतर होगा। अगर वे किसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाते तो उसके पास जोखिम साझा करने के लिए टीम के साथी होते। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। रियल्म किंग कल्टीवेशन डिवाइस पहले ही एक बार सक्रिय हो चुकी है और हम वैसे भी अगली बार इंतज़ार करने की योजना बना रहे थे। जू तियानगे बहुत खुश था। हालांकि लिन शेन का स्तर ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके पास एक हाईटेक पेट लॉन्चर था जो उसे एक दुर्जय लड़ाकू बनाता था। उसने प्रमुख परिवारों के लोगों से सुना था कि लिन शेन का पेट लॉन्चर सबसे बढ़िया मॉडल था जिसे म्यूटेटर इस्तेमाल कर सकता था और शायद कोई तेज लॉन्चर उपलब्ध नहीं था। असेंशन लेवल पेट लॉन्चर की शूटिंग की गति तेज थी, लेकिन उन गैजेट को सक्रिय करने और संचालित करने के लिए असेंशन लेवल उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत थी जिसका म्यूटेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बेशक लिन शेन को साथ लाने की जू तियानगे की इच्छा का मुख्य कारण एक देवदूत द्वारा लूटे जाने का डर था। लिन शेन के साथ उन्हें उस देवदूत द्वारा लूटे जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहले तुम वापस जाओ, बस मुझे बता देना कि कुछ दिनों में कब जाना है। जू तियानगे को विदा करने के बाद लिन शेन बेस म्यूटेशन फ्लूइड्स को अपने घर ले आया और जल्द से जल्द उन्हें निगलने और उन्हें अपने बेस म्यूटेशन रेट में बदलने की योजना बनाई। इतने सारे बेस म्यूटेशन फ्लूइड्स के साथ कोई भी उन्हें फटने के बिना एक दिन में खत्म नहीं कर सकता था। उन्हें पचाने में भी कई दिन लगेंगे। अध्याय 129 तू शियाओदाओ का अनुरोध। बैकक्वोट तू शियाओदाओ लिन परिवार को छोड़कर सीधे डाकबर्ड बेस से बाहर चला गया। एक सुनसान इलाके में वह चारों ओर देखने के लिए रुका, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वहां कोई नहीं है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और हवा में छलांग लगा दी। वह 5 या 6 मीटर ऊंचा कूदा, लिन शेन से बहुत ऊंचा, और वह भी तब जब वह अभी भी अपनी शक्ति को रोके हुए था। जैसे ही उसका शरीर गिरने लगा, तू शियाओदाओ ने संयमित शक्ति को एक बार फिर से इस्तेमाल किया, अपने बाएं पैर को आगे बढ़ाकर अपने दाएं पैर के तलवे पर रखा और जोर से धक्का दिया। धमाका! तू शियाओदाओ सभी दिशाओं में फैल गया, जमीन पर गिर गया, उसका दायां तलवा सूज गया। ये सही नहीं है, मैं उस तरीके का उपयोग करके फिर से कैसे कूद सकता हूँ? शायद मुझे गलत याद आया, यह बायां पैर दाएं पैर पर नहीं, बल्कि दायां पैर बाएं पैर पर चल रहा है।
हार मानने को तैयार नहीं, तू शियाओदाओ ने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन अंत में उसका बायां पैर भी सूज गया। यह अवैज्ञानिक है। क्या ये कोई जन्मजात कौशल हो सकता है? क्या ऐसा कोई जन्मजात कौशल होता है? क्या ये कोई ऐसी योग्यता हो सकती है जो टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने के बाद आती है? तो शियाओदाओ को इतना गुस्सा आया कि उसे खून की खांसी आ गई। अगर उसे ऐसी चीज़ों के बारे में पता होता तो वह लिन शेन के साथ ऐसी प्रतियोगिता के लिए सहमत नहीं होता। प्रतियोगिता हारना गौण था। जो मायने रखता था वह यह था कि उसने अपना सम्मान खो दिया था और लिन शेन को फिर से चुनौती नहीं दे सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? तू शियाओदाओ वास्तव में जानना चाहता था कि टैलेंट थ्योरी में ऐसा क्या खास है। तू शियाओदाओ के इतने जिद्दी होने का कारण यह था कि उसने भी टैलेंट थ्योरी का अभ्यास किया था, लेकिन उसमें महारत हासिल करने में असफल रहा था। उन्होंने प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास देवी पत्नी के कारण नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी अपनी प्रतिभा काफ़ी अच्छी है, किसी से भी बेहतर। जो दूसरे नहीं कर पाए वह निश्चित रूप से कर सकता है, जो दूसरे नहीं कर पाए वह निश्चित रूप से कर सकता है। इसलिए शुरू में उन्होंने प्रतिभा सिद्धांत चुना। इसके साथ आरोही स्तर तक पहुंचने का इरादा किया, लेकिन आरोही स्तर तक पहुंचना तो दूर, उन्होंने इसमें बिल्कुल भी महारत हासिल नहीं की। हालांकि तू शियाओदाओ फिर भी हार नहीं मानेंगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह उनकी प्रतिभा की समस्या थी। चूंकि वे प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं कर पाए, इसका मतलब था कि उन्हें उन लोगों से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए जिन्होंने इसे हासिल किया। इस बार विदेश से यशेन बेस पर आने और यह सुनने के बाद कि ओयांग यूडू ने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल कर ली है, उन्होंने ओयांग यूडू को एक लड़ाई के लिए चुनौती देने का इरादा किया था। लेकिन फिर उन्होंने रियल्म किंग प्लैनेट पर ओयांग यूडू के प्रदर्शन के कुछ रिकॉर्ड किए गए फुटेज देखे। इसे देखने के बाद तू शियाओदाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ओयांग यूडू वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। रियल्म किंग प्लैनेट जैसी जगह में विभिन्न बेस वेरिएंट प्राणियों और यहाँ तक कि उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस प्राणियों का सामना करते हुए ओयांग यूडू उन्हें आसानी से संभालता हुआ प्रतीत होता था। हर लड़ाई सहज लगती थी, जिसमें कोई स्पष्ट कौशल या ताकत का उपयोग नहीं होता था। उसकी वास्तविक क्षमताओं का आकलन करना असंभव था, जैसा कि उसकी क्षमताओं की पूरी सीमा थी। तू शियाओदाओ को लगा कि टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने के साथ आने वाली विशेष क्षमताओं की स्पष्ट समझ के बिना उसे पूरा भरोसा नहीं था कि वह ओयांग यूडू को हरा सकता है। इसलिए जब उसे पता चला कि लिन शेन ने भी टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर ली है, तो वह लिन शेन को खोजने गया, पहले टैलेंट थ्योरी की क्षमताओं को समझने की उम्मीद में। परिणाम ने तू शियाओदाओ को कुछ उदास कर दिया, लेकिन इसने उसे यह पता लगाने के लिए और भी उत्सुक बना दिया कि टैलेंट थ्योरी वास्तव में क्या करने में सक्षम है। उसे संदेह होने लगा कि लिन शेन की फिर से कूदने की अवैज्ञानिक क्षमता शायद टैलेंट थ्योरी के चमत्कारों के कारण हो सकती है। जितना अधिक तू शियाओदाओ इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि वह वापस नहीं जा सकता। कुछ देर सोचने के बाद वह मुड़ा और डार्क बर्ड बेस में लिन शेन के घर की ओर वापस चला गया। तुम वापस क्यों आए हो? लिन शेन ने पूछा, जिसने अभी अभी बेस म्यूटेशन फ्लूइड का एक राउंड लिया था और उसका पेट इतना भरा हुआ था कि उसका पेट फूल रहा था। तू शियाओदाओ को वापस आते देख वह हल्के सिरदर्द के साथ बोला। लिन शेन, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तू शियाओदाओ ने अप्रत्याशित रूप से कहा। मुझे तुम्हारी क्या ज़रूरत है? लिन शेन ने थोड़ा खुश और हैरान होकर पूछा। ओयांग यूडू निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढने आएगा, और सिर्फ ओयांग यूडू ही नहीं। महान परिवारों की कई प्रतिभाएं जिन्होंने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने की कोशिश की और असफल रहीं, वे भी तुम्हें ढूंढने आ सकती हैं। वे मुझसे क्या चाहते हैं? वे प्रतिभा सिद्धांत की खेती नहीं कर सकते, और हालांकि यह ठीक है कि स्वर्ग के चमत्कारी ओयांग यूडू ऐसा करने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह असहनीय है कि आप एक छोटे से आधार से भी सफल हुए। उनके लिए यह एक अपमान की तरह लगता है। वे आपके जैसे किसी व्यक्ति के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वे आपके साथ परेशानी मोल लेने आएंगे। मुझे आपको कितनी बार यह विश्वास दिलाने के लिए कहना पड़ेगा कि मैंने प्रतिभा सिद्धांत की खेती नहीं की है? मैं इस पर विश्वास करता हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि वे इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। क्या आपको लगता है कि वे ऐसा करेंगे? ओयांग यूडू का सफल होना ठीक है, लेकिन मेरा नहीं। क्योंकि आपके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक स्टील म्यूटेटर हैं, क्योंकि आपको धमकाना आसान है। वे ओयांग यूडू को नहीं हरा सकते, नहीं वे ओयांग परिवार को भड़काने का जोखिम उठा सकते हैं, लेकिन आप पर हमला करना कोई समस्या नहीं है। तू शियाओदाओ ने गंभीरता से कहा, इसलिए आपको मेरी ज़रूरत है। मेरे होते हुए कोई भी आपके सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकता। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, मैं संभवतः आपको वह बेस म्यूटेशन फ्लूइड वापस नहीं दे सकता। लिन शेन ने तू शियाओदाओ को सावधानी से देखते हुए कहा। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सामान्य समय में मेरे साथ मुकाबला करो, बस इतना ही, तू शियाओदाओ ने जल्दी से कहा।
मैं सिर्फ एक स्टील हूँ, मैं आपके साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? आप मुझे मारने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? लिन शेन हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे, इसलिए वह ऐसे रहस्यमय व्यक्ति को कैसे सहजता से अपने साथ ले सकते थे? आप गलत हैं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। मुझे लगा कि तुमने जो छलांग पहले लगाई थी वह वाकई अविश्वसनीय थी और मैं उससे सीखना चाहता हूँ। लिन शेन की चिंताओं को सुनने के बाद तू शियाओदाओ ने जल्दी से समझाया। वह छलांग एक जन्मजात कौशल है, इसे सीखा नहीं जा सकता, तुम्हें चले जाना चाहिए। लिन शेन तू शियाओदाओ को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था, उसने उसे फिर से अस्वीकार कर दिया। ये देखकर कि उसका मन नहीं बदलेगा, तू शियाओदाओ ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे समय के लिए भुगतान करूंगा, कृपया मेरे साथी बनो। तुम कितना भुगतान कर सकते हो? लिन शेन ने पलक झपकाते हुए पूछा। मैं कोई पैसा नहीं लाया, क्या मैं इसे भुगतान के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ? तू शियाओदाओ ने कुछ निकाला और लिन शेन को दिया। लिन शेन ने इसे लिया और बहुत आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, क्या यह एक आदिम अंडा है? लिन शेन ने पहले भी एक आदिम अंडा निगल लिया था और उसे इसकी गहरी याद थी। हालांकि वे सभी अंडे थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता अलग थी, लेकिन प्राइमल अंडे साधारण बेस म्यूटेशन अंडे से कुछ अलग महसूस हुए। ये कहना मुश्किल है कि वास्तव में क्या अंतर है, लेकिन इसे देखने पर आप तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमल अंडा था और कौन सा साधारण बेस म्यूटेशन अंडा था। एक ही किस्म के दो संतरे की तरह, एक मूल उत्पादन क्षेत्र से और एक नहीं। वे लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ सावधानीपूर्वक तुलना करने पर फिर भी कुछ अंतर होंगे। यह अंतर केवल सतही नहीं है, बनावट में भी एक अवर्णनीय अंतर है। बेशक, स्वाद और भी अलग है। तू शियाओदाओ के हाथ में प्राइमल अंडे को देखकर लिन शेन वास्तव में इसे चाहता था। आजकल म्यूटेशन पॉइंट हासिल करना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि एसेंडर वाले सुपर बेस भी इसे संभाल नहीं सकते। लिन शेन को अल्पावधि में तो छोड़ ही दें। वेई वुफू ने कहा था कि जो लोग बेस म्यूटेशन के लिए प्राइमल एग्स का इस्तेमाल करते हैं वे आमतौर पर इसे पहली बार ही करते हैं, और बाद की उन्नति उच्च गुणवत्ता वाले बेस म्यूटेशन एग्स के साथ होगी, लगभग बिना किसी अंतर के। लेकिन लिन शेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसके पास बेहतर विकल्प हैं, क्या वह दूसरे सर्वश्रेष्ठ के लिए समझौता करेगा? जाहिर है नहीं। अगर संभव हो तो वह निश्चित रूप से प्राइमल एग्स का उपयोग करेगा। आप वास्तव में मुझे अपने स्पैरिंग पार्टनर के रूप में रखने पर जोर क्यों देते हैं? लिन शेन ने अपना सिर खुजलाया। वह वास्तव में आइटम चाहता था, लेकिन वह जोखिम लेने के लिए बहुत अनिच्छुक था। अध्याय 130, गेमिंग के लिए प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा। लिन शेन को इस तरह देखकर तू शियाओदाओ के पास ईमानदार होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उम्मीद थी कि ईमानदारी लिन शेन को प्रभावित कर सकती है। तुम मुझसे ओयांग यूडू को हराने का कोई तरीका ढूंढना चाहते हो? लिन शेन ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। लिन शेन ने तू शियाओदाओ को अनगिनत बार बताया था कि उसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है। ये बेवकूफ़ इस पर विश्वास क्यों नहीं करेगा? दूसरी बार सोचने पर, अगर तू शियाओदाओ इस पर विश्वास नहीं करता तो क्या कोई और करेगा? जब तक बाई शेनफेई खुद इसे स्पष्ट नहीं करती, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ये बहुत संभावना थी, जैसा कि तू शियाओदाओ ने कहा था, कि आगे और भी परेशानी होगी। तुम रह सकते हो और मैं तुम्हारा साथी बन सकता हूँ, लेकिन मैं पहले ही यह स्पष्ट कर दूं। लिन शेन ने बहुत गंभीरता से कहा, मैं एक बार फिर कहूँगा, मैं लिन शेन प्रतिभा सिद्धांत में पारंगत नहीं हूँ। तू शियाओदाओ, क्या तुम अभी भी इस प्राइमल एग का उपयोग मुझे अपना साथी बनाने के लिए भुगतान के रूप में करना चाहते हो? हाँ। तू शियाओदाओ ये सुनकर प्रसन्न हुआ और जल्दी से सिर हिला दिया। अगर कोई बाद में मुझसे परेशानी की तलाश में आता है, लिन शेन ने जारी रखा, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी नहीं छू सकता, यहाँ तक कि ओयांग यूडू भी नहीं। तू शियाओदाओ ने तुरंत अपनी छाती पीटते हुए गारंटी दी। हर दिन 2 घंटे की स्पैरिंग, अगर कुछ होता है तो मैं छुट्टी ले सकता हूँ और बाद में 1 महीने की अवधि के लिए इसकी भरपाई कर सकता हूँ। कोई आपत्ति? कोई नहीं। तू शियाओदाओ को लगा कि यह पर्याप्त था, उसे अपनी प्रतिभा और क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। सौदा। लिन शेन ने तू शियाओदाओ के प्राइमल एग को लिया और फिर उसके लिए हस्ताक्षर करने हेतु एक अनुबंध लिखा। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि उसने प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं की है। वह तू शियाओदाओ के स्पैरिंग पार्टनर बनने के लिए प्रतिदिन केवल 2 घंटे ही निकाल सकता है, और यह सीमा 1 महीने की थी। क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? तू शियाओदाओ ने लिन शेन की ओर देखते हुए प्रत्याशा के साथ पूछा। जरूर, बस यही चाहिए जो मुझे अपना भोजन पचाने में मदद करे। लिन शेन ने अभी अभी बेस म्यूटेशन फ्लूइड लिया था और पीने से उसका पेट गोल हो गया था। ये कुछ व्यायाम करने का अच्छा समय था। जब वे प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचे तो तू शियाओदाओ अपनी विचित्र तलवार निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। तुम समझते हो कि मैं सिर्फ एक स्टील लेवल हूं,
लिन शेन ने कहा, हालांकि उसकी उंगली पहले से ही एंजल रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी। मैं समझता हूँ। मैं बेस म्यूटेशन ताकत का उपयोग नहीं करूंगा और मैं अपनी शक्ति और गति को स्टील लेवल रेंज के भीतर रखूंगा, तू शियाओदाओ ने उत्साह से कहा। तुम हमला करो, मैं बचाव करूंगा। यह अच्छा है, लिन शेन ने डेथ पाउडर निकालते हुए कहा। अपने हाथ के एक झटके से डेथ पाउडर सीधा खड़ा हो गया। उसने तू शियाओदाओ के करीब जाने की योजना नहीं बनाई थी। डेथ पाउडर की लंबाई के साथ वह एक निश्चित दूरी बनाए रखने का इरादा रखता था। अगर तू शियाओदाओ ने करीब आने की हिम्मत की तो वह तुरंत गोली चला देगा। हालांकि उसे कुछ हद तक विश्वास था कि तू शियाओदाओ ने जो कहा था वह सच था, फिर भी सतर्क रहना जरूरी था। पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। तू शियाओदाओ को युद्ध के लिए तैयार देखकर लिन शेन ने बस अपना हाथ उठाया और जोर लगाया। एक हाथ से भाले को उसके बट के सिरे पर पकड़े हुए उसका वार अप्रत्याशित था, जैसे कि एक ड्रैगन अपनी मान से निकल रहा हो या एक जहरीले सांप का वार। ये तेज था, बहुत तेज। इस वार से तू शियाओदाओ की आंखें चमक उठीं। मानक वाकई बहुत ऊंचा था, बहुत कुशल। उसने अपनी तलवार को घुमाया और अपने ब्लेड के पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके डेथ पाउडर को विक्षेपित किया। लिन शेन ने जल्दी से खींचा और धक्का दिया और डेथ पाउडर फिर से आगे की ओर बढ़ा। अच्छा है, तू शियाओदाओ ने चिल्लाते हुए एक बार फिर जोर को विक्षेपित किया। पहले तो तू शियाओदाओ ने सोचा कि लिन शेन का जोर लगाना प्रभावशाली था, लेकिन लिन शेन द्वारा दर्जनों बार जोर लगाने के बाद तू शियाओदाओ को तनाव महसूस होने लगा। बस ऐसे ही जोर मत लगाओ, कुछ और चालें अपनाओ, तू शियाओदाओ ने आग्रह किया। लेकिन यही एक चाल है जो मैं जानता हूँ, लिन शेन ने मासूम चेहरे के साथ कहा। या मुझे अपनी पिस्तौल से तुम्हें गोली मार देनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ यही एक चाल पता है। तू शियाओदाओ को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। कोई सिर्फ एक चाल कैसे जान सकता है? अब तक मार्शल आर्ट के मामले में मैंने वास्तव में केवल इस एक चाल का प्रशिक्षण लिया है। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो बिजली मुझ पर गिर सकती है। लिन शेन ने स्वर्ग की कसम खाई। तू शियाओदाओ ने लिन शेन को शपथ लेते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो। लिन शेन की अभिव्यक्ति को देखते हुए ये निश्चित रूप से झूठ नहीं था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि दुनिया में किसी के लिए केवल एक चाल सीखना कैसे संभव है। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मैं वास्तव में प्रतिभा सिद्धांत में महारत हासिल नहीं कर पाया। मुझे पता है कि तुम वैसे भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन चलो आज भी मुझे अभ्यास में तुम्हारे साथ नहीं आने दो। इस छुरा घोंपने के अलावा मैं वास्तव में कोई अन्य तकनीक नहीं जानता। बेतहाशा झूलना या जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास देखने का धैर्य नहीं है और मुझे प्रयास बर्बाद करने का मन नहीं है। चलो बस एक ब्रेक लेते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास यहाँ कुछ बेकार छोटे खेल हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? लिन शेन ने कहा। ठीक है। तू शियाओदाओ ने सोचा कि इस तरह खेलना अच्छा नहीं है और उसे ये भी देखना चाहिए कि लिन शेन क्या कर रहा है। लिन शेन तू शियाओदाओ को अपने क्लॉ मशीन स्टोर में ले गया और एक मशीन के सामने रुका। क्या तुमने पहले भी यह खेला है? लिन शेन ने तू शियाओदाओ से पूछा। बच्चों का खेल। तू शियाओदाओ ने तिरस्कार भरा। तो फिर यह नहीं है। लिन शेन ने क्लर्क झाओली को इशारा किया, मेरे लिए 10 सिक्के लाओ। लिन, ये लो। झाओली जल्दी से एक छोटी टोकरी लेकर आया जिसमें 10 क्लॉ एक कॉइन रखे हुए थे। तुम्हें क्या लगता है कि इस क्लॉ मशीन में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? लिन शेन ने टोकरी ली और उसे एक तरफ रख दिया, फिर उसमें 2 सिक्के डाल दिए। जाहिर है, ये संभावना के बारे में है। हालांकि मैंने कभी नहीं खेला है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये मशीनें संभावनाओं के साथ सेट की गई हैं। एक निश्चित संख्या में प्रयासों के बाद पंजा कस जाता है और उसके बाद ही वह अंदर के अंडे को पकड़ सकता है। तू शियाओदाओ बोला। स्मार्ट। आम लोगों के लिए ये वास्तव में मामला है। चाहे पंजा ढीला हो या कसा हुआ, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह मालिक द्वारा निर्धारित संभावना के बारे में है। यहाँ उदाहरण के लिए एक निश्चित जीत के लिए लगभग 10 प्रयास हैं। यदि संभावना नहीं है तो चाहे वह कितनी भी संभावित क्यों न लगे, आप कभी सफल नहीं होंगे, लिन शेन ने बटन दबाते हुए समझाया। पंजा नीचे उतरा, मजबूती से एक बेस म्यूटेशन अंडे को पकड़ा और उसे धीरे धीरे उठाना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा मौका था, लेकिन जैसे ही पंजा पुरस्कार गिराने के लिए छेद की ओर बढ़ा, बेस म्यूटेशन अंडा नीचे गिर गया, छेद तक नहीं पहुंच पाया। ये खेल बहुत दिलचस्प नहीं है, चलो बस प्रशिक्षण पर वापस चलते हैं, तू शियाओदाओ ने कहा। जल्दबाजी मत करो, मुझे एक बार और प्रयास करते हुए देखो। आम लोगों को संभावना का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। लिन शेन ने ये कहते हुए जॉयस्टिक को हिलाया, जिससे अंदर का पंजा हिलने लगा। यह अभी भी पंजे की तकनीक थी जिसमें वह अच्छा था, और उसने आसानी से बेस म्यूटेशन एग को पकड़ लिया। तू शियाओदाओ थोड़ा हैरान हुआ, उसने छोटे बच्चों के लिए इस तरह की चाल और तकनीक वाले खेल की उम्मीद नहीं की थी।
यहाँ इसे आजमाएं। लिन शेन ने अपनी जगह की पेशकश की। तू शियाओदाओ मशीन के सामने खड़ा था। उसने चुना कि किस बेस म्यूटेशन एग को चुनना है और फिर लिन शेन की नकल करते हुए जॉयस्टिक को हिलाना शुरू कर दिया। जिसने कभी अभ्यास नहीं किया है वह निश्चित रूप से पहली कोशिश में इसे सही नहीं कर सकता है, इसलिए तू शियाओदाओ खाली हाथ आया, यहाँ तक कि बेस म्यूटेशन एग को पकड़ने में भी कामयाब नहीं हुआ। खेल हर किसी के खेलने के लिए नहीं होते हैं, ये प्रतिभा पर भी निर्भर करता है। तुम अपना समय खेलो, मुझे कुछ काम निपटाने हैं और मैं आज रात अपने यार्ड में तुम्हारे रहने के लिए जगह बना दूंगा। लिन शेन ने जाने से पहले तू शियाओदाओ के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। खेलों में प्रतिभा की भी आवश्यकता होती है। तू शियाओदाओ ने सोचा और अधिक सिक्के डाले और कुछ और राउंड खेले। खेलते समय उसने सोचा, ये खेल काफी दिलचस्प है। स्टो के मालिक ने एक संभावना निर्धारित की है और सामान्य परिस्थितियों में आपको बेस म्यूटेशन एग को पकड़ने से पहले एक निश्चित संख्या में प्रयास करने होंगे, लेकिन पंजे को हिलाने की तकनीक से निर्धारित संभावना को तोड़ना संभव है। हालांकि इसके लिए प्रतिभा और अभ्यास की आवश्यकता होती है। सोचते समय तू शियाओदाओ को कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें मशीन के अंदर बेस म्यूटेशन एग पर टिकी हुई थीं, जो रोशनी से चमक रहे थे, और वह बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि लिन शेन ये स्वीकार करने की परेशानी नहीं उठाना चाहता कि उसने टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल कर ली है और वह इस खेल के माध्यम से केवल इसका संकेत दे सकता है। उन्होंने जानबूझकर प्रतिभा शब्द का उल्लेख किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह वास्तव में क्या संकेत देने की कोशिश कर रहा है? प्रतिभा सिद्धांत का इस खेल से क्या लेना देना है? जैसा कि उसने सोचा, तू शियाओदाओ ने और अधिक खेल के सिक्कों के लिए हाथ बढ़ाया। फ्लिक तकनीक का अभ्यास जारी रखना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। लिन शेन द्वारा लाए गए 10 सिक्के सभी खर्च हो चुके थे। मेरे लिए कुछ सिक्के लाओ, तू शियाओदाओ ने काउंटर के पीछे झाओली को आवाज दी। आप कितने सिक्के खरीदना चाहेंगे? झाओली ने मुस्कुराते हुए पूछा।